हेलो बच्चों। हेलो हेलो सभी को हेलो बच्चों। बच्चों आज मैम आपके लिए फिर एक और नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित है। अब की बार है हमारा टारगेट, हमारा चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मजेदार चैप्टर, पढ़ने में आएगा बहुत मजा। उससे पहले हम की शुरुआत करें, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। बिल्कुल ना, कि भाई हमारा चैनल क्या प्रोवाइड कर रहा है। तो बेटा जी हमारा चैनल आपको हर चीज प्रोवाइड कर रहा है। कैल्विन पे आपको हर चीज मिलेगी। क्या क्या मैम? बेटा हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के वन शॉट। बहुत अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, माइंड मैप प्लस देयर पीडीएफ। कहाँ से लें? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यार लिंक है, क्लिक करो, यूज करो, करो अपनी स्टडीज को और भी बेहतर बूस्टर। बिल्कुल। तो अब हमें करना है अपना चैप्टर शुरू, तो बिना देरी करे करते हैं चैप्टर का शुभ आरंभ और इसे हम इस वीडियो में पूरा कर देंगे खत्म, बिल्कुल खत्म। देखते हैं कि क्या करता है ये चैप्टर। हम जीतेंगे या ये जीतेगा, देख लेते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। तो देखो कितनी अच्छी स्लाइड लगाई है मैम ने, यहीं पे भी गैस एक्सचेंज दिखा दिया मैम ने कि भाई अपने पास होता है लंग्स, लंग्स में होती है यहाँ पे CO2। ये रही CO2 लंग्स के पास जाती है, लंग्स उसे बाहर निकाल देता है, कहता है भाग जाए यहाँ से, ऑक्सीजन को मिला देता है सेल्स के अंदर, रेड ब्लड सेल में जाएगा, फिर ये चलेगा। पूरा प्रोसेस हम यहाँ पे समझेंगे। दिस इज O2 मॉलिक्यूल्स एंड दिस इज CO2 मॉलिक्यूल्स। पूरा प्रोसेस हमें समझना है इस चैप्टर के अंदर कि ब्रीथिंग क्या होती है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमंस कैसे होता है, कैसे हमें होता है, ये हमें यहां से करना है, समझना है। बिल्कुल करिए। पहली चीज, अब एरोबिक रेस्पिरेशन भाई ये तो हम जानते हैं, हमने पढ़ रखा है। रेस्पिरेशन भाई दो प्रकार का, एरोबिक, एरोबिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम हुआ हो। एनिमल्स में दो फेजेस में होता है। कैसे दो फेज भाई? पहला फेज तो ब्रीथिंग है ना यार, जब तक सांस नहीं लोगे कैसे होगा। तो पहला फेज होता है क्या? ब्रीथिंग, जिसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, बाहर से ऑक्सीजन लेना, जिसको हम कहते हैं इनहेलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? इनहेलेशन करना, बिल्कुल। एंड रिलीज ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देना उसी सेम मीडियम में बिना किसी एनर्जी के प्रोड्यूस हुए, जिसको हम कहते हैं एक्सलेशन। और वन ब्रीथ का मतलब होता है वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सलेशन। दिस रिप्रेजेंट वन ब्रीथ बच्चों। अब इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बुला सकते हैं, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बुला सकते हैं। जिसके अंदर क्या होता है भाई? अपना सेल है, हाँ बिल्कुल है, हाँ हाँ अपना है। तो जो टिश्यू सेल्स हैं भाई, वो क्या करते हैं? अपटेक करते हैं ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन आती कहां से? जो ब्रीथ किया है वहां से आती है। ऑक्सीडेशन करते हैं किसका? फूड मटेरियल मतलब ग्लूकोज का। रिलीज करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP और NADPH और FADPH, वो हमने सब समझ लिया। और लिबरेशन होता है CO2 का फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द टिश्यूज इनटू टिश्यू फ्लूइड, और टिश्यू फ्लूइड से बाहर होगा ब्लड में, और ब्लड से हमारी बॉडी से बाहर। अभी देखो ब्लड ही लिख दिया मैम ने, मतलब मैम ने ब्लड और बॉडी को ही मिक्स कर दिया भाई, देखो ठीक है, आउटसाइड दी बॉडी चला जाएगा। तो ये दो फेजेस में ये रेस्पिरेशन बच्चों होता है। बिल्कुल ओके। अब भाई इतने सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म है यार, हर किसी की अपनी पसंद है। भाई मैं तो उससे करूंगा, मैं तो उससे करूंगा। तो सबसे गरीब किंगडम हमारा प्लांट्स में होता है पोरीफेरा। कौन सा बच्चों? पोरीफेरा। जो कि क्या करता है? जो कि सिंपल डिफ्यूजन कर लेता है यार, और कुछ नहीं करता। क्या करता है ये करता है सिंपल डिफ्यूजन। ये करता है सिंपल डिफ्यूजन। छोटा सा, नन्ना सा, पुराना सा है, सिंपल डिफ्यूजन कर लेता है। फिर हमारे कॉलेंट्रेट्स,
हमारा सिलोप्टाइटा, ठीक है। फ्लैट वॉर्म्स, इनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, ये दोनों टिश्यू से ब्रीथ करते हैं, टिश्यू से होता है इनकी बॉडी के अंदर। When exchange of gases then by simple diffusion or the entire body. Then हमारा platyhelminthes, platyhelminthes भाई इसके पास ये करता है ऑर्गन से, ठीक है। और फिर आते हैं ये जो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, ये सब करते हैं ऑर्गन सिस्टम से। ये सब किससे करते हैं यार, ये क्या था, ये सब करते हैं ऑर्गन सिस्टम से, मतलब वेल डिफाइंड ऑर्गन सिस्टम। भाई वो सिंपल डिफ्यूजन, ये सिर्फ टिश्यू, प्लेटीहेल्मिंथेस ऑर्गन से कर रहा है और बाकी करते हैं ऑर्गन सिस्टम से, जिसमें एक अर्थवॉर्म आता है हमारा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है थ्रू दी मोस्ट क्यूटिसल्स है, जो कि उसकी बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। फिर टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोडा, ये भी थोड़ा गरीब है, इसके पास ब्रांच सिस्टम्स होता है ट्यूब का, जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं या बुक लंग्स बोलते हैं, यहां से ये अपना रेस्पिरेशन करता है। फिर गिल्स, ये होता है हमारी फिशेस में, हमारी मछलियों में, जो कि है जल की रानी, मछली जल की रानी, ठीक है जी। इनके पास ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है गिल्स। मॉलस्का में, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में या हेमिकॉर्डाटा में, सिलोकॉर्डाटा ले लो, यूरोकॉर्डाटा ले लो, बहुत सारे वर्टिब्रेट फिशेस में, टेडपोल्स ऑफ द फ्रॉग एंड टोड्स, मतलब एम्फीबियंस, एम्फीबियंस बच्चों, एम्फीबियंस भी आ गए। आप कहेंगे बिल्कुल मैम हमने तो एम्फीबियंस को भी देख लिया। चलो ठीक है। फिर अडल्ट एम्फीबियंस, जो अडल्ट एम्फीबियंस है लाइक फ्रॉग्स, जब ये अडल्ट हो जाएंगे, टोड्स, इनके पास पल्मोनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है एज वेल एज साइटोनियस रेस्पिरेशन, मतलब एम्फीबियन ग्रुप के पास भरमार है भाई, वरदान है। एम्फीबियंस जो होते हैं बच्चों, हमारे जो एम्फीबियंस होते हैं वो यहाँ पर, उनके पास तो भाई लंग्स हैं, लंग्स से रेस्पायर कर लेते हैं, उनके पास गिल्स भी हैं, अरे प्लस वो डिफ्यूजन प्रोसेस भी कर लेते हैं थ्रू देयर स्किन, मतलब ट्राकिया, सबसे ज्यादा भरमार इन्हीं के पास है, सबसे बड़ी मात्रा इन्हीं के पास है, सब कुछ प्रेजेंट है इनके पास तो ये पल्मोनरी वेल्स। फिर आते हैं हमारे रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स हमारे बर्ड्स, हम लोग मैमल्स, जिसमें हम आएंगे, हम सबके पास क्या प्रेजेंट है, लंग्स, रेस्पिरेशन के लिए। हम सिंपली ये कह देते हैं, जर्नली वर्ड ये कह देते हैं कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं हम उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं आमतौर पे, या तो वो एक्वेटिक कैटेगरी का होता है या बच्चों वो टेरेस्ट्रियल कैटेगरी का होता है, ठीक है। एक्वेटिक कैटेगरी के अंदर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रिस्पायर करते हैं थ्रू देयर गिल्स, एंड टेरेस्ट्रियल वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पायर किससे करते हैं बच्चों, वो रेस्पायर करते हैं थ्रू देयर लंग्स। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सभी एक्वेटिक गिल से करेंगे या सभी टेरेस्ट्रियल लंग से करेंगे, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ थोड़े उसके लिए बात है, ठीक है। तो इतना, चलिए तो आपको हमें क्या करना है, अब हमें करना है यहाँ पर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि भाई ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, अब हमें ये देखना है यहाँ पर। चलिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, अभी तक हमने बाकी छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स का, किंगडम्स का हम लोगों ने देख लिया, उसकी बात हम लोग कर चुके हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बेटा अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स आती हैं, जो बाहर की ओर एरी दिख रही है जो आपको एरी, दीज आर योर टू एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। फिर इस नॉस्ट्रिल के अंदर होती है अंदर नेसल कैविटी चैम्बर, जिसको हम नेसल चैम्बर भी कहते हैं, जो किस चीज में काम करता है बच्चों, देखो बेटा जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है वो तो हमें दिखाई देती है, नोज की तीन बातें, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, यहाँ पे नेसल चैम्बर एंड हियर टू इंटरनल नॉस्ट्रिल्स आर प्रेजेंट, ये प्रेजेंट होती है। अभी नेसल चैम्बर क्या करता है, तो बेटा जी आपकी जब जो इनहेल करते हो, इनहेल करके जितने भी डस्ट पार्टिकल्स आते हैं उनको कौन रोकता है, यही तो, क्योंकि इसी नेसल पैचेस में ये कंटेन करता है, इच कंटेन नोज हेयर्स, हेयर्स होते हैं इसके के पास, और जब हेयर्स हैं तो ये क्या करेगा, ये प्यूरिफिकेशन या रिमूवल ऑफ डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द एयर,
ये प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर करेगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स। तो डस्ट पार्टिकल का इंक्यूबेशन या डस्ट पार्टिकल का एक्यूमुलेशन यहीं पर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम बच्चों वो ये करता है कि ये आपके कि भाई ये क्या करता है, ये हमारे जो एयर हम लोग जो ले रहे हैं, जो इनहेल कर रहे हैं, उस एयर को बॉडी टेम्परेचर तक लेकर आता है। तो ये प्रोवाइड करता है बॉडी टेम्परेचर टू एयर। ये एयर को बॉडी टेम्परेचर क्या करता है बच्चों, प्रोवाइड करता है कि जो हवा थी उसको कहाँ ले आए, ये बॉडी टेम्परेचर तक ले आए। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में देख लिया, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हैं, नेसल कैविटी चैम्बर है कि क्या है वो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर है नीसोफार्निक्स, नीसोफार्निक्स मतलब इंटरनल। यहाँ पे एक आपकी चीज और यहाँ पे लिखेंगे हम कि भाई यहाँ पर इंटरनल नॉस्ट्रिल्स भी हैं, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स है, और ये इंटरनल नॉस्ट्रिल्स खुलती हैं किसके अंदर, नेसोफार्निक्स। हम लोग फार्निक्स की बात करते हैं, फार्निक्स की हम लोग बात कर रहे थे कि फार्निक्स क्या होता है। तो बेटा फार्निक्स की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द फार्निक्स, तो हम इतना जानते हैं कि भाई फार्निक्स जो होता है ये कॉमन ओपनिंग होती है। इट इज एन कॉमन ओपनिंग फॉर, इट इज कॉमन ओपनिंग फॉर बोथ एयर एंड फूड। भाई यहाँ से हवा भी पास होती है और जहाँ से फूड भी पास होता है, ये कॉमन ओपनिंग होती है, दोनों के लिए कॉमन चीज होती है ये। अब क्या ये ऐसी होती है, तो बेटा अगर हम इस फार्निक्स की बात करें तो बेटा ये फार्निक्स जो है ना 3 पार्ट्स में डिवाइड है। मान लीजिए ये आपकी नोज का पार्ट है, दिस इज योर नोज पार्ट, यहाँ से ये आपका ईसोफेगल पार्ट आ गया, दिस इज योर नोज पे, ये आपका ईसोफेगल पार्ट आ गया, ये रहा। इस तरीके से आपकी नॉस्ट्रिल्स होती हैं। ये ऊपर वाला मान लीजिए नोज है, ये आपकी बकल कैविटी, दिस इज योर बकल कैविटी, ठीक है बच्चों, बकल कैविटी, ये नोज। तो यहाँ पर ये रही नोज, यहाँ पे होंगे सारे नॉस्ट्रिल्स वगैरह सब कुछ प्रेजेंट है, ये रहे। यहाँ पर आ जाएगा ये होता है बेटा आपका नेसल फार्निक्स, नेसल फार्निक्स होता है ये, जो कि नोज से जुड़ा हुआ रहता है। फिर नीचे आओगे, ये नीचे ये यहाँ पर जो जहाँ पे हमारी बकल कैविटी ये होता है हमारा, ये ईसोफेगस वाला आए थे, इसको हम ऑर्थोफार्निक्स भी बोलते हैं क्योंकि हमारी ओरल कैविटी से जुड़ा हुआ होता है, ऑर्थोफार्निक्स। और फिर ये होता है हमारी एयर पाइप, यहाँ पे इधर की तरफ होता है यहाँ पे ट्रैकिया, इस तरफ होता है यहाँ पर आपका ईसोफेगस। ये ईसोफेगस हो जाता है आपका, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था कि ये डॉर्सल साइड पर होता है, पीछे की ओर होता है बच्चों। और ये है आपका ट्रैकिया जो कि वेंट्रल साइड पर है, ठीक है, जो कि वेंट्रल साइड पर पाया जा रहा है, ठीक है बेटा। दिस इज ऑन द वेंट्रल साइड एंड दिस इज ऑन द डॉर्सल साइड, तो ये पाया जा रहा है। तो भाई यही बातें हम लोग यहाँ पे देखो एक बार रीड आउट कर लेते हैं, क्या कह रहा है हमसे। The external nostrils are present just above the upper lip, upper lip से जस्ट ऊपर होती हैं। नेसल चैम्बर होता है जिसके अंदर, फिर आगे होते हैं नेसल पैसेज। नेसल चैम्बर ओपन इनटू अ नेसोफार्निक्स, देखो ये नेसल नेसोफार्निक्स में खुल रहा है। अ पार्ट ऑफ द फार्निक्स, जो फार्निक्स का पार्ट है, फार्निक्स के 3 पार्ट आपको पढ़ने हैं, एक हो गया नेसोफेगस, ऑर्थोफार्निक्स और होता है कॉमन फार्निक्स, दैट लीड्स इनटू द लार्निक्स। अच्छा, इसके बाद हम लोग लार्निक्स में जाते हैं। लार्निक्स के अंदर यहाँ पर बेटा आपके लार्निक्स के अंदर क्या होते हैं, सो बच्चों लार्निक्स के अंदर पाए जाते हैं वोकल कॉर्ड्स। लार्निक्स के अंदर क्या पाई जाती है बेटा, वोकल कॉर्ड। और ये वोकल कॉर्ड क्या करती है, तो बेटा जो नेसल के अंदर जो ये वोकल कॉर्ड होती है, इसका काम होता है साउंड का प्रोडक्शन करना, आवाज निकालना, वही साउंड प्रोडक्शन करना। जो इतनी गंदी आवाज में मैंने बोला ना, ये साउंड प्रोडक्शन कहाँ से हुआ है, लार्निक्स। इसके लिए हम इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं बच्चों। ये लार्निक्स जो होता है, लार्निक्स की अगर हम बात करें, वी टॉक अबाउट लार्निक्स, तो बेटा वो मेल और फीमेल में थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर हम मेल की बात करें तो मेल के केस में लार्निक्स थोड़ा थिक होता है, मोटा मोटा होता है। बट इन द केस ऑफ द फीमेल्स इट इज थिन, ये थिन होता है। मेल्स के में थिक होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजेंस, जिसकी वजह से काफ़ी मोटा, काफ़ी थिक हो जाता है।
फीमेल का नहीं, इसी वजह से, इसी थिकनेस की वजह से जो मेल की साउंड होती है वो लो पिच साउंड आती है। वो कैसी आती है बच्चों? लो पिच साउंड। वहीं फीमेल की जो साउंड आती है बच्चों वो आती है हाई पिच साउंड। वो आती है हाई पिच साउंड। भाई पतली सी चीज को मारो, टन सी बड़ी तेज की आवाज होती है, भारी को मारो तो नहीं होती, बट प्यूबर्टी पे होता है बच्चों ये। प्यूबर्टी से पहले तो कौन है लड़का कौन है लड़की कोई नहीं पहचान सकता है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो लार्नेस होता है, लार्नेस के नीचे ट्रैकिया होता है जो कि शी शेप्ड कार्टिलेज का बना होता है। फिर ब्रोंकी होती है बेटा, ब्रोंकी भी 3 प्रकार की होती है, प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्शरी। फिर ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स का एंड होता है एल्वेलाई पर, ये हम सब पढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे लार्नेक्स जिसमें ग्लोटिस होते हैं। ग्लोटिस इज कवर्ड बाय एपिग्लोटिस ड्यूरिंग स्वेलिंग ऑफ फूड एंड वाटर। अब लार्नेक्स के बाद ना ग्लोटिन्स होती हैं। ग्लोटिन्स क्या करती है, जैसे जब हम लोग खाना खाते हैं, भाई हम लोग खाना खाते हैं, हम लोगों ने डाइजेशन में बात की थी, यू शेप का लटका हुआ एक स्ट्रक्चर होता है। हम खाना खाते हैं, भाई खाना हम लोग सटक रहे हैं, मतलब मान लीजिए अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, तो बेटा जी उस केस में खाना नॉस्ट्रल से बाहर ना जाए, क्योंकि इंटरनल नॉस्ट्रल्स भी है और एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स भी है, बाहर ना जाए वो काम कौन करता है? ग्लोटिस करता है। फिर लार्नेक्स जो है वो कार्टिलेजियस बॉक्स होता है जो हेल्प करता है साउंड की प्रोडक्शन के लिए, और ये खुलता है जाकर ट्रैकिया के अंदर जो कि सी शेप्ड कार्टिलेज का बना हुआ होता है, जो सी शेप्ड कार्टिलेज का बना हुआ होता है, बिल्कुल। फिर ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है भाई, मान लिया तुमने, कह दिया तो हम नहीं मान ले कि कैसा स्ट्रक्चर है भाई? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ऐसी लंबी सी ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है ट्रैकिया, एक्सटेंडेड थ्रू द नेक इन द मिड थोरैसिक कैविटी, मिड थोरैसिक कैविटी में, एंड डिवाइडेड एट द लेवल ऑफ द 5th थोरैसिक वर्टिब्रा। अब ये क्या है मैम? तो भाई पीछे अपनी होती है बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रेट्स हैं हम, यहाँ पर होती है सर्वाइकल नोड, सर्वाइकल के बाद नीचे बेटा 12 होती है हमारी थोरैसिक नोड्स या थोरैसिक वर्टिब्रेट्स होती हैं, थोरैसिक वर्टिब्रेट होती है। तो उसको काउंट करो, जो 5वीं होती है, 5वें नंबर पे जो यहाँ पे थोरैसिक आते हैं, बिल्कुल उसके आगे वाले पार्ट पे जो ट्रैकिया है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और वो पार्ट कहलाता है, ये रहा इस तरीके से ट्रैकिया है आपका, मान लीजिए 5th वो आगे, तो इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और इस पार्ट को कहा जाता है, दिस इज प्राइमरी ब्रोंकी, ये प्राइमरी ब्रोंकी कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है ये? प्राइमरी ब्रोंकी, ठीक है, इंटू 2 प्राइमरी ब्रोंकी, ईच प्राइमरी ब्रोंकी डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ सेकेंडरी ब्रोंकी। अब ये है, इससे बहुत सारे ये रही सेकेंडरी ब्रोंकीज निकल रही है, दीज आर सेकेंडरी ब्रोंकी। फिर इन सेकेंडरी ब्रोंकीज से यहाँ पे टर्शरी ब्रोंकीज निकलेंगी, ये इस तरीके से टर्शरी ब्रोंकीज निकल रही हैं। फिर इन टर्शरी ब्रोंकीज के यहाँ से निकलेंगे पतले पतले से ब्रोंकियोल्स, ये रहे पतले पतले से ब्रोंकियोल्स, ये निकल रहे ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, और इन ब्रोंकियोल्स के एंड पॉइंट पर हमें मिलेगा एक बलून लाइक स्ट्रक्चर, ये रहा इस तरीके से बलून लाइक स्ट्रक्चर, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज एल्वेओलाई। मार्क करते हैं प्राइमरी ब्रोंकियोल, ये सेकेंडरी ब्रोंकियोल, दिस इज योर टर्शरी ब्रोंकियोल, ये ब्रोंकी वो ब्रोंकी, ये ब्रोंकियोल से सॉरी, प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्शरी ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, एंड दिस इज alveoli, this is alveoli। देखो मेरा tertiary bronchi give rise to initial bronchioles, then terminal bronchiole, जो निकल रहे हैं उनको initial, जो end में पहुंच गया वो terminal। The trachea, primary, secondary and tertiary bronchiole, initial bronchioles are provided into an incomplete C-shaped cartilaginous ring। अब ये क्या बोला हमने? पढ़ा है कि जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के अंदर ऐसी C-shaped cartilage ring होती है जो कोलैप्स नहीं होने देती, जो कोलैप्सिंग से बचाती है बच्चों। तो बेटा अब ये जो रिंग्स है ये आगे की तरफ है, पीछे की ओर भी है। भाई हमारा जो लंग अगर हम बात करें तो बेटा आगे की ओर यहाँ पर हमारी ब्रेस्ट बोन होती है, पीछे की ओर हमारी क्या है? पीछे की ओर हमारी प्रेजेंट है यहाँ पर हमारी वर्टिब्रेट्स, यहाँ पे हमारे रिब्स प्रेजेंट है, नीचे की ओर हमारा डायफ्राम प्रेजेंट है। तो इन चारों से मिलकर हमारा जो लंग है वो पूरे के पूरे चैम्बर में बसा हुआ है, इस चैम्बर में बसा हुआ रहता है, हमारे लंग्स बसे हुए रहते हैं। तो बेटा जी यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अब जो हमारे लंग्स हैं पीछे से वर्टिब्रेट से कनेक्टेड है, तो आगे से तो कार्टिलेज रिंग पूरी है, पर पीछे से कार्टिलेज रिंग क्या है? आधी है, टूटी हुई है। मतलब इस तरीके से आगे से रिंग है पर पीछे से जाके थोड़ा सा वो
टूटी हुई, कंप्लीटेड नहीं, तभी लिखा हुआ इनकम्प्लीट कार्टिलेजस रिंग। कहाँ से? पीछे से, मतलब डॉर्सल साइड से, वेंट्रल से नहीं है बेटा जी, ये वेंट्रल से तो कंप्लीटेड है, डॉर्सल साइड से क्या है ये? इनकम्प्लीटेड है। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखेंगे जरूर। फिर देखिए आपको लंग्स दिखाया गया। अब अगर हम लंग्स को देखेंगे तो थोड़ा सा, अगर हम लोग लंग्स को देखेंगे तो भाई 2 लंग्स होते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल, वी हैव पेयर ऑफ लंग्स, हमारे पास पेयर ऑफ लंग्स है, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। आप कहेंगे मैम बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, हमें इतना तो पता है कि हमारे पास 2 लंग्स है। बिल्कुल भाई, हमारे बच्चे जानते हैं बेटा राइट लंग लेंथ वाइज थोड़ा छोटा होता है, बट एरिया वाइज थिक होता है, ये लॉन्ग होता है और थिन होता है, मतलब छोटा है पर मोटा है। कौन सा? ये राइट साइड वाला लंग, दिस इज योर राइट लंग। ये क्या है? छोटा है पर थोड़ा सा मोटा है, लेंथ इसकी कम होती है। क्यों? क्यों लेंथ कम होती है? क्योंकि बच्चों ये राइट साइड है, नीचे क्या प्रेजेंट है? सबसे बड़ा ग्लैंड है, लिवर प्रेजेंट है। अब आपको पता है लिवर सबसे बड़ा ग्लैंड है, राइट साइड प्रेजेंट है, जगह चाहिए ना, उसी की वजह से इसकी लेंथ छोटी हो गई है, छोटा हो गया, ऊपर की ओर खिसक गया और मोटा हो गया, फैल गया, इसलिए थिक हो जाता है। ये नॉर्मल साइड है इसलिए इसका लॉन्ग रहता है और थिन रहता है। फिर अगर आप देखेंगे तो राइट साइड सिंपल, देखो ये लंग्स की बाउंड्री है। लेफ्ट साइड अगर आप देखेंगे तो देखो इस तरीके से ये बना हुआ है, यहाँ पर ये यहाँ पे दिख रहा है आपको वेचेस, ये दिख रहा है थोड़ा सा यहाँ पे साइन, यहाँ पे फ्लेच दिख रहा है आपको, ये रहा फ्लेच। तो राइट साइड जो है यहाँ पे कोई फ्लेच नहीं है, बट लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर है आपका छोटू सा क्यूट सा हार्ट, आपका दिल है, ये दिल यहीं पर है, थोड़ा लेफ्ट साइड को है, इसीलिए लेफ्ट साइड में हार्ट में थोड़ा सा इस तरीके से होता है, राइट साइड बिल्कुल क्लियर होती है। तो छोटा सा डिफरेंस है आपके राइट लंग और लेफ्ट लंग के अंदर। यहाँ क्या लिखा है? ईच टर्मिनल ब्रोंकियल एंड होती है थिन वॉल लाइक स्ट्रक्चर्स। देखो देख रही है वॉल लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम कहते हैं बच्चों एल्वियोलाई। तो आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखा दिया। अच्छा, और दूसरी चीज कि आपका जो लंग्स होते हैं उसके ऊपर कवरिंग होती है प्लूरल मेम्ब्रेन की, और ये डबल लेयर होती है। ये कैसी होती है बच्चों? डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। आउटर वाली कहलाती है डॉर्सल, ये वाली वेंट्रल कहलाती है। ये लंग्स की तरफ, ये आपके रिब्स की तरफ होती है, ये लंग्स की तरफ होती है, और इनके बीच में यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ रहता है, जो कि यहाँ पर, जिनको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। इसमें प्लूरल फ्लूइड होता है, जो यहाँ पे क्या काम करता है बेटा? जो यहाँ पर रिड्यूस करता है फ्रिक्शन। भी आपका जो लंग्स है उसका साइज बढ़ता है और घटता है, तो फ्रिक्शन कम होगा तभी तो आपका आसानी से आपका लंग्स जो है वो बाहर आ पाएगा और जा पाएगा। जब इनहेल और एक्सहेल करेंगे तो ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है प्लूरल फ्लूइड, जो कि इनके बीच में बाउंड्रीज में यहाँ पर पाया जाता है। तो यही चीजें देखो यहाँ पे लिखी हुई है। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ द ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स एंड द एल्वेओलाई कंस्टिट्यूटेड द लंग्स। ये लंग्स बना हुआ है। द लंग्स आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर मेम्ब्रेन, जिसको हमने प्लूरा कह दिया। प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट है, जो कि क्या होता है? लेयर्स में प्रेजेंट है, जिसका काम होता है रिड्यूस कर देना बच्चों। किसको? फ्रिक्शन को। ठीक है। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लोरा इज क्लोज एसोसिएटेड विद द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, थोरैसिक कैविटी की तरफ है आउटर, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो किसके कांटेक्ट में होती है? वो होती है लंग्स सरफेस के कांटेक्ट में। बाहर वाली थोरैसिक कैविटी की तरफ, अंदर वाली लंग्स के कांटेक्ट में। लंग्स आर लोकेटेड इन द थोरैसिक चैम्बर, थोरैसिक चैम्बर में ही है। द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सटेंडेड फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। अच्छा, अब देखो उसमें देखो दो बताए में हम लोगों ने पढ़ा कि भाई हमारे पास सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल मैम हमने यही पढ़ा है कि हमारे पास क्या होते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के बाद हमारा आता है नेसल चैम्बर। नेसल चैम्बर्स के बाद हम लोग प्रवेश करते हैं इनर नॉस्ट्रिल्स के अंदर। इनर नॉस्ट्रिल के बाद हम लोग प्रवेश करते हैं, वैसे तो नीजोफेर्नेक्स, पर मैं नॉर्मली फेर्नेक्स बोल रही हूँ, फेर्नेक्स के अंदर करते हैं। फेर्नेक्स के बाद अपन जाते हैं लैरिंक्स के अंदर। लैरिंक्स के अंदर के बाद हमें जाना पड़ता है ट्रैकिया के अंदर, और ट्रैकिया के बाद वी हैव टू ट्रैवल टू प्राइमरी ब्रोंकी,
प्राइमरी से अपन जाएंगे सेकेंडरी में, सेकेंडरी से जाएंगे टर्शरी में, जो कि आगे खुलेगी ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकियोल्स इनिशियल और टर्मिनल होती है, फिर ये आगे जाकर खुलती है एल्वेलॉय में, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराएगी। तो बेटा जी ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर ट्रैकिया तक के इस पूरे पार्ट को, ट्रैकिया बोलते सॉरी, इन ब्रोंकियोल्स तक के पूरे पार्ट को, दिस, ठीक है बेटा, इन पूरे पार्ट को हम लोग यहां पर बुलाते हैं कंडक्टिंग पार्ट। क्या बुलाते हैं इस पूरे पार्ट को? हम लोग बुलाते हैं कंडक्टिंग पार्ट, कि सिर्फ कंडक्ट कर रहा है भाई, एयर को वहां से वहां सिर्फ कंडक्ट कर रहा है, लेके जा रहा है। और ये कहलाता है रेस्पिरेटरी पार्ट, जहां पे असली रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो यही लिखा हुआ है द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से शुरू होता है और कहां तक? ब्रोंकियोल्स तक, इसे हम कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट। और द एल्वेओलाई एंड द डक्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी, यहाँ पे देखो एल्वेओलाइज के अंदर बहुत सारी रेस्पिरेटरी डक्ट्स होती हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पर क्या होती है? रेस्पिरेटरी डक्ट होती हैं, ट्यूब्स होती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इनको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी पार्ट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, देन चलिए आपके लिए क्वेश्चन आ गया पहला, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म करते हैं ना ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन, आप कहेंगे बिल्कुल हम करते हैं। डायरेक्टली ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल, न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल करने के लिए, या इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करते हैं, या ऑब्टेन करते हैं नरिशमेंट, या बर्न दी ऑर्गेनिक कंपाउंड इनडायरेक्टली। कौन सा इसके लिए सही आंसर होना चाहिए बच्चों? तो हम कहेंगे यहाँ पर हमारे बॉडी में होता है न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन। पढ़ा है ना, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन and it converted into the ATP energy with releasing of CO2 and water। पढ़ा है ना रेस्पिरेशन में, बिल्कुल। नेक्स्ट, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एयर पैसेस, नोज, लार्नेक्स, फार्नेक्स। गलत भाई, पहले फार्नेक्स आता है, नोज, फार्नेक्स, लार्नेक्स, ब्रोंकियोल्स, फिर ब्रोंकी। गलत, ट्रैकिया बाद में आ ही नहीं सकता। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, नेसल पैसेज, इंटरनल नॉस्ट्रिल, फार्नेक्स, लार्नेक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियल, एल्वेओलाई। D1 इज करेक्ट आंसर। ये तो हमारे सभी बच्चे कर सकते हैं, सभी बच्चे हैं भी बच्चों। अच्छा, एक और, फ्रिक्शन ऑन द लंग्स हमने पढ़ा किसको रिड्यूस करता है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ओके, इंटरनल नॉस्ट्रिल अप टू ट्रैकिया, एपिलॉक्सिस अप टू ट्रैकिया, लार्नेक्स अप टू ब्रोंकी। फ्रिक्शन ऑन लंग्स इज सरफेस रिड्यूस बाय, कौन रिड्यूस करता है फ्रिक्शन ऑन लंग्स? तो बेटा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक रिड्यूस होता है पूरा। चलिए अब आता है स्टेप इन पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन पढ़ना है, सिंपल रेस्पिरेशन पढ़ना है। पल्मोनरी मतलब कि जो भाई हमारी पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरीज में होता है। हम इतना तो जानते हैं कि हार्ट के अंदर ब्लड कहाँ से कहाँ आता है, कहाँ से कहाँ जाता है, तो वही बात अब हमें यहाँ पर करनी है। तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। चलिए ठीक है भाई, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप तो भाई ब्रीथिंग ही होगा, जिसको हम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं, जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर हमारी बॉडी में ली जाती है और छोड़ी जाती है। फिर डिफ्यूजन होता है गैसेस ऑक्सीजन का एंड CO2 का अक्रॉस द एल्वेओलर मेम्ब्रेन। और जो एल्वेओलाई की मेम्ब्रेन होती है बहुत ज्यादा थिन होती है, क्योंकि अगर मेम्ब्रेन पतली होगी तभी तो डिफ्यूजन आसानी से होगा। ट्रांसपोर्ट होता है फिर ब्लड का, वो गैस का ब्लड के द्वारा। फिर डिफ्यूजन, देखो भाई पहले ब्रीथिंग, फिर डिफ्यूजन हुआ किसका? ऑक्सीजन का और CO2 का एल्वेओलाई वॉल से ब्लड के अंदर, फिर ब्लड ने पहुंचाया ऑक्सीजन को जहां पहुंचाना है। फिर डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम ब्लड इनटू टिश्यू एंड दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड। देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपना जो डिफ्यूजन है ना वो 2 बार होता है। पहला डिफ्यूजन होता है आपके एल्वेओलाई एंड ब्लड के बीच में, जिसमें ऑक्सीजन क्या होती है? डिसॉल्व होती है, ठीक है। दूसरा डिफ्यूजन होता है बच्चों आपके ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में, टिश्यू एंड ब्लड के बीच में, जिसमें CO2 डिसॉल्व हो जाती है, ठीक
ठीक है, 2 बार होता है, ये बात ध्यान रखेंगे हमारे बच्चे। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, अब जो ऑक्सीजन आ गई सेल में उसको यूटिलाइज करो, ऑक्सीडेशन और रिलीज कर दो किस चीज को, CO2 को, प्लस फॉर्मेशन कर दो किसकी, ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की। ठीक है बच्चों, चलिए, द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू, अंदर and out of the lungs is carried out by a pressure gradient between the lungs and the atmosphere। इसका मतलब भाई सांस लेने में भी प्रेशर लगता है। ओ माय गॉड बेटा, हम लोग इतनी बात जानते हैं कि हमारी जो एयर होती है वो हमेशा मूव करती है, हायर मूव करती है, हमेशा मूव करेगी हायर प्रेशर ग्रेडियंट टू लो प्रेशर ग्रेडियंट या पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर बोले तो बच्चों मैम को एक लॉ याद आ गया जो अपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कभी, बॉयल्स लॉ, जो कहता है प्रेशर हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। मतलब कहीं का प्रेशर बढ़ रहा है तो समझ जाओ वहां का वॉल्यूम घट रहा है। चलो देखते हैं, द डायफ्राम, अब अपना डायफ्राम है, एंड इंटरकोस्टल मसल्स, हमारी मसल्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट, इंटर होती हैं और एक्सटर्नल होती हैं। इंटरकोस्टल मसल्स जब हम इनहेलेशन करते हैं तब काम में आती है, तब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। और तो बच्चे कहेंगे मैम हमें समझ में आ गया एक्सेलरेशन करते समय एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स होंगे। नो, इंटरनल कोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन, नॉर्मल इनहेलेशन के तरह में, पर नॉर्मल एक्सहेलेशन के समय कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती बच्चों, सिंपल रिलैक्स होगी। ठीक है, देन हेल्प इन द जनरेशन ऑफ प्रेशर बताता है। ब्रीथिंग 2 स्टेप में होता है, इंस्पिरेशन जिसको हम इनहेलेशन भी बोलते हैं, जिसमें एयर बॉडी के लंग्स के अंदर, अच्छा अगर लंग्स के अंदर एयर लाई जा रही है इसका मतलब लंग्स का हमें क्या करना पड़ेगा, लंग्स का वॉल्यूम हमें बढ़ाना पड़ेगा ताकि लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो जाए। अब प्रेशर लंग्स के अंदर कम होगा और बाहर ज्यादा होगा तभी तो एयर अंदर आएगी। ठीक है, और एक्सपायरेशन जिसको हम एक्सहेलेशन बोलते हैं बच्चों, इसमें एल्वेलर एयर को बाहर भेजा जाता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम लंग्स का घटाना पड़ेगा, वॉल्यूम घट जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अब अंदर का प्रेशर बढ़ गया और बाहर का कम हो गया तो एयर कहाँ जाएगी, बाहर आएगी। ठीक है, इस थ्योरम के हिसाब से। चलिए, इंस्पायरेशन विच इज ऑल्सो नोन एज इनहेलेशन, नॉर्मल की हम बात कर रहे हैं। चलिए, इंस्पायरेशन अकर्स कब होगा, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होगा। ये बात तो हमने पीछे भी करी कि जब प्रेशर कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तभी तो एयर अंदर आएगी। दैट इज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज नेगेटिव एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बिल्कुल सही कि भाई अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए, pressure in lungs become less than pressure in atmosphere। ये बात होगी तो ही काम चलेगा वरना नहीं चलने वाला। अब कैसे करें भाई, कैसे प्रेशर को घटाएं या कैसे प्रेशर को बढ़ाएं, तो उसके लिए हमें वरदान के तौर पर एक मस्कुलर ऑर्गन दिया हुआ है जिसका नाम है डायफ्राम। बेटा कभी किसी का खून करते हैं ना तो डायफ्राम पे अगर मार दिया तो बेटा वो खत्म हो जाता है उसी समय, करना मत कि बोले कि हाँ अब हमने तो कर दिया। चलिए, द मसल्स ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट and move downward and towards abdomen. This increase the volume of the thoracic chamber and the anterior posterior axis। ये बेटा हमारा anterior posterior axis पे हमारे लंग्स पे। अब देखो क्या होता है सॉरी मैम सांस ले रही है। बेटा जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने पे हमारा डायफ्राम ऐसे है, हमारा डायफ्राम क्या होता है नीचे की तरफ जाके क्या होता है बेटा फ्लैट हो जाता है। अभी ये इसकी डोम शेप होती है। डायफ्राम की जो ओरिजिनल शेप होती है कैसे होती है बेटा, वैसी डोम शेप होती है। जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम डोम शेप से फ्लैट हो जाता है और नीचे की तरफ एब्डोमेन स्टमक की ओर मूवमेंट शो करता है। कर दिया, जैसे वॉल्यूम बढ़ गया और हमने पढ़ा वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर घट गया। तो जब इनहेलेशन होगा तो उस केस में आपका जो डायफ्राम है बच्चों वो क्या हो जाएगा, बिकम फ्लैट हो जाएगा and move downward, नीचे की तरफ मूव करेगा या मूव टूवर्ड्स एब्डोमेन जो कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है।
फिर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सम इंटरकोस्टल मसल। तो भाई देखो डायफ्राम ने काम किया, दूसरी चीज, दो काम करते हैं, एक तो डायफ्राम, दूसरा है इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल ये भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जो कॉज करती है रिब एंड दी स्टर्नम। स्टर्नम मतलब वही आपकी ब्रेस्ट बोन। तो बेटा जब आप सांस लेते हो, सांस लेते तो हमारा रिबकेज बाहर को आता है। बाहर क्यों आ रहा है? क्योंकि बेटा जब हम लोग सांस ले रहे हैं तो हमारी जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से हमारे रिब्स और हमारी जो ये सर्नम रिब हमारी बोन है, स्टर्नम, ये क्या करती है? ये बाहर आती है, कहते हैं मूव्स आउटसाइड, बाहर की तरफ मूव करती है, बिकम इनलार्ज एंड मूव आउटसाइड ड्यूरिंग इनहेलेशन। तो ये लिखा हुआ है एंड मूव्स अपवर्ड, मतलब ऊपर की ओर, एंड आउटवर्ड, बाहर की ओर जाती है, जिसकी वजह से भी वॉल्यूम बढ़ जाता है। किसका? थोरैसिक चैम्बर का, डोर्सोवेंट्रल। भाई इसने बनाया एंटीरियर पोस्टरल एक्सिस पे, इसने बढ़ा दिया डोर्सोवेंट्रल पे। एंटीरियर ऐसे, डोर्सोवेंट्रल ऐसे, दोनों तरफ से वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या होगा बच्चों? घट जाएगा। तो द ओवरऑल इंक्रीज इन वॉल्यूम, दोनों ने वॉल्यूम बढ़ा दिया, बिल्कुल। थोरैसिक कैविटी सिमिलरली इंक्रीज हो जाएगा आपका पल्मोनरी वॉल्यूम, आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इस सीक्वेंस में डिक्रीज इन दी इंटर पल्मोनर प्रेशर, डिक्रीज हो जाएगा किसके मुकाबले? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले। और एयर को धक्का लगेगा और कहां पहुंचेगी एयर? लंग्स के अंदर। तो हमने देखा कि जब कभी इनहेलेशन होता है तो एक डायफ्राम और दूसरा इंटरकोस्टल मसल्स करती है कॉन्ट्रैक्ट, और उनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिब्स एंड स्टर्नम मूव करते हैं आउटसाइड एंड डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, जिससे दोनों केसेस में वॉल्यूम ओवरऑल बढ़ता है एंड प्रेशर ओवरऑल घटता है। सिंपल बात, ठीक है बच्चों। चलिए अब एक्सपायरेशन, सिंपल एक्सहेलेशन की बात की जा रही है बच्चों यहाँ पर। अब इस दौरान क्या होता है? देखो बेटा एक्सपायरेशन अकर कब होगा? जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा होगा। भाई बाहर अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर कम है, तभी तो मैं बाहर सांस छोड़ूंगी। जैसे मेरे लिए बाहर क्यों सांस छोड़ी मैंने? क्योंकि मेरा अंदर का लंग का प्रेशर ज्यादा था, बाहर का प्रेशर कम था। तो हमें पता है एयर मूव करती है फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू द लोअर पार्शियल प्रेशर। बिल्कुल। अब कैसे होगा? कैसे होगा? कैसे होगा? तो बेटा जी वो होगा, कैसे होगा? वो होगा कि आपकी जो भी चीजें कॉन्ट्रैक्ट है बस उसे रिलैक्स कर दो। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, जब डायफ्राम रिलैक्स होगा तो जो फ्लैट था वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप में, मतलब मूव इनवर्ड या मूव अपवर्ड इन द डोम शेप, ये रहा, एंड कॉजेस डायफ्राम मूव अपवर्ड, और कैसा हो जाएगा दोबारा से? डोम शेप, मतलब इस तरीके की शेप का बन जाएगा। देन रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, जो कि रिब्स को बाहर भेज रही थी, अब वो रिलैक्स होगी तो रिब्स अंदर आ जाएगी दोबारा भाई। एंड लेटरल थोरैटिक वॉल्स मूव इनवर्ड, अंदर की ओर आएंगे, एंड डाउनवर्ड, जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज। और बेटा ये नॉर्मल एक्सहेलेशन है, ये नॉर्मल है। हम फोर्सफुल इनहेलेशन एंड फोर्सफुल एक्सहेलेशन भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। एज अ रिजल्ट प्रेशर, एयर प्रेशर इन द थोरैसिक कैविटी इंक्रीज हो जाता है, सो दैट इंट्रापल्मोनर प्रेशर इंक्रीज हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और हम क्या कर देंगे? एक्सेल आउट कर देंगे, वी एक्सेल आउट, ठीक है बच्चों। अब बात आती है आगे की। ओके देखो ये दिखा दिया आपको इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन का डायग्राम। देखो बेटा इंस्पायरेशन में आपका डायफ्राम देखो ये फ्लैट हो गया, आपकी जो रिब्स है वो बाहर की ओर चली गई, और एयर क्या आ रही है? अंदर की ओर आ रही है, क्योंकि प्रेशर अंदर बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो डायफ्राम दोबारा से डोम शेप का हो गया, यहाँ पे फिर भी फ्लैट था, यहाँ पे फिर दोबारा डोम शेप का हो गया, और ये क्या हो रही है? अंदर की तरफ आ रही है रिब्स, रिब्स अंदर की तरफ आ रही है। अब रिब्स अगर अंदर की तरफ आ रही है तो एयर कहाँ जाएगी? बाहर की ओर, क्योंकि वॉल्यूम घट गया है, सॉरी, ठीक है। सो एयर रश आउट ऑफ द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर और एक्सहेलेशन यहाँ पर हो जाएगा। चलो बच्चा एक छोटा सा क्वेश्चन पहले मैम थोड़ा सा एक चीज और बता देती है, फिर उसके बाद हम लोग ये करेंगे। बेटा फोर्सफुल आप एक्सहेलेशन कैसे करेंगे? फोर्सफुल इनहेलेशन तो नॉर्मली वैसे ही होगा, वही मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करेंगी, कुछ नया नहीं होगा। पर कभी भी अगर फोर्सफुल एक्सहेलेशन की बात होती है तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस होता है। बेटा जब आप लोग कभी भी फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं तो उस केस में
दो चीजें होती हैं, एक तो अपने पास वही डायफ्राम होगा और दूसरी होती है, एक थी इंटर, एक होती है एक्स्टर कोस्टल मसल्स, जिनको हम ECM बोल देते हैं। तो बेटा जब ये दोनों होती है तो ये दोनों क्या करती हैं, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करने से एक्स्टर प्रोस्टियर प्रेशर या प्रोस्टियर वॉल्यूम जो होता है वो डिक्रीज होता है, जिससे प्रेशर बढ़ता है और बढ़ने की वजह से एयर जो है वो रश आउट हो जाती है। एयर क्या हो जाती है? रश आउट, बाहर निकल जाती है। तो देखो बेटा, इनहेलेशन, नॉर्मल इनहेलेशन और फोर्सफुल एक्सहेलेशन में बस यही डिफरेंस है। नॉर्मल इनहेलेशन में सब कुछ रिलैक्स हो रहा था, बट यहाँ पर डायफ्राम एंड एक्स्ट्राकोस्टल मसल्स जो हैं वो क्या करती हैं बेटा जी? वो हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट। वहां पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था, पर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है। चलिए आगे आते हैं। और इनहेलेशन में नॉर्मली वही रहेगा। तो हमारा क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ एयर इनटू द लंग्स इज कैरिड आउट बाय इम्बाइबिशन, नो, ऑस्मोसिस, नो, प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है बेटा। टाइडल वॉल्यूम, ओहो बच्चों अभी मैंने नहीं पढ़ा टाइडल वॉल्यूम, तो इसकी बात बाद में करेंगे। अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम ऑफ एयर, अच्छा ये पढ़ लेते हैं कि भाई कितना वॉल्यूम होता है एक हेल्दी इंसान का पर मिनट के लिए। तो बेटा वो होता है 6000, वो होती है बेटा आपकी वैल्यू 6000 to 8000 ml। क्योंकि देखो बेटा हमारा जो ब्रीथिंग रेट होता है ना, अगर हम लोग ब्रीथिंग रेट की बात करें तो बेटा हमारा ब्रीथिंग रेट होता है 12 to 16 पर मिनट। ये 18 तक भी वैलिड करता है, बच्चों का थोड़ा ज्यादा होता है, ये अडल्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। पर मिनट का ये होता है हमारा ब्रीथिंग रेट। और 1 ब्रीथ के लिए जो वॉल्यूम दिया होता है हमारी एनसीईआरटी ने, वो हमें दिया है 500 ml। 1 ब्रीथ में इतना वॉल्यूम यूज होता है। तो बेटा 12 to 16 में कितना हो जाएगा? 12 को करोगे 5 से मल्टीप्लाई तो 6000, 16 को करोगे तो आ जाएगा 8000। तो इस तरीके से आया 6000 to 8000 ml, ये आता है आपका। ठीक है, 1 ब्रीथ के लिए इतना वॉल्यूम यहाँ पर होता है। तो ये वैल्यूज थोड़ी बहुत है बच्चों जो हमें याद करनी पड़ेगी, आगे शायद होंगी तो हम वहां से याद कर लेंगे। चलिए आगे तो कुछ यहाँ पे डिफाइंस आ रही हैं। ओके, तो इसके लिए बच्चों हम लोग बनाएंगे थोड़ा बहुत, जरा काम धंधा करेंगे थोड़ा सा हम अपना, फिर हम इसको शुरू करेंगे। अच्छा इससे पहले मैम आपको एक चीज दिखा देती है, 1 मिनट बच्चों, लेट मी सी दैट कि भाई मैं वो डायग्राम लाई हूँ, कहीं मैं छोड़ तो नहीं आई हूँ। आई हो, लग रहा है मुझे कि मैं पक्का छोड़ कर आई हूँ बच्चों, या तो काम बर्बाद हो जाएगा अपना। चलिए कोई बात नहीं, यहीं पे हम अपना डायग्राम बना लेते हैं और क्या करते हैं। नहीं आया तो इट्स ओके, हम बुरा नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं, जो होता है जो वो होता है। अबे यार चलिए यहाँ पे हम ग्राफ बना रहे हैं छोटू सा। चलिए अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं। तो बेटा देखो ग्राफ में जब मैं इस तरीके से इंक्रीजमेंट दिखाऊंगी तो ये इंक्रीजमेंट होता है इनहेलेशन का, इट रिप्रेजेंट नॉर्मल इनहेलेशन। यहाँ पे नॉर्मल इनहेलेशन हो रहा है, डिक्रीज करेगा तो ये हो रहा है नॉर्मल एक्सहेलेशन। दिस इज नॉर्मल एक्सहेलेशन, नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन, नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन। इट रिप्रेजेंट नॉर्मल एक्सहेलेशन। अब मान लो बच्चों मैं क्या करूं, मैं थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा कर रही हूं, तो जो नॉर्मल इनहेलेशन नॉर्मल एक्सहेलेशन हो रहा है बेटा, इसी को हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? टाइडल वॉल्यूम। तो नॉर्मली क्या चल रहा है हमारा? टीसी, जिसको हम कहते हैं टीवी, सॉरी, tidal volume. Tidal volume is the normal volume which is used for the normal inhalation and the normal exhalation.
जो नॉर्मली जो कि हमने बताया था मैंने आपको कि एक ब्रीथ के लिए कितना होता है 500 ml, वही नॉर्मल है। अब मान लो भाई मैंने नॉर्मल इनहेल किया, ये रहा, अब मैं नॉर्मल इनहेल कर लिया, क्या मैं और नहीं कर सकती? कर सकती हूँ। एक्स्ट्रा भी करा ना मैंने, फोर्सफुली किया, तो उसे हम कहेंगे फोर्सफुली इनहेलेशन। तो वो फोर्सफुली इनहेलेशन से इनहेलेशन मेरा वॉल्यूम बढ़ गया होगा, ये रहा, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। और फिर एक्सेल करूंगी, पहले तो ये फोर्सफुल वाला, फिर ये नॉर्मल वाला, ये इतना सा है नॉर्मल वाला, तो ये रहा, ये रहा। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक गया, ये तो आपका नॉर्मल था, ये जो गया आपका ये था आपका फोर्सफुल एक्सेलेशन, फोर्सफुल इनहेलेशन, फोर्सफुल इनहेलेशन। ये फोर्सफुल इनहेलेशन हुआ है बच्चों। यहाँ पर देखिए यही दिखा हुआ है यहाँ पर। टाइडल वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल, कोई एफर्टलेस ब्रीथिंग नहीं, किसी हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, जो कि 500 ml होता है। अब देखो यहाँ पर ये क्या बताया, यहाँ पर बताया है जैसे कि हम लोगों ने फोर्सफुल इनहेलेशन किया, मतलब ये तो मेरा वॉल्यूम 500 ml है क्योंकि तो टाइडल वॉल्यूम है नॉर्मल, पर बेटा मैंने और किया, इसका मतलब मेरे लंग्स के अंदर और कैपेसिटी थी, मेरे लंग्स के अंदर और कैपेसिटी थी कि वो और वॉल्यूम कर ले सकते, मतलब और एयर को ले सकते, और वॉल्यूम है। तो बेटा इसका जो ये एक्स्ट्रा जो आया है, जो बच्चों ये आपको ये एक्स्ट्रा जो दिखाई दिया यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहते हैं एक्सहेलेशन, इनहेलेशन रिजर्व्ड वॉल्यूम, इनहेलेशन, इनहेलेशन रिजर्व्ड वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, अब ये किया, ये तो नॉर्मल आया, ये तो नॉर्मल एक्सहेलेशन आया, मतलब वही टाइडल वॉल्यूम आया आपका। अब मान लो मैंने एक्सहेल कर दिया, और नहीं कर सकती? कर सकती हूँ, और किया एक्सहेल मैंने विद द हेल्प ऑफ फोर्सफुल, अभी फोर्सफुल किया तो और वॉल्यूम मैंने घटा दिया। अब जो इतना मैंने घटाया है ये रहा, और मैंने घटा दिया मान लीजिए, तो इसको कहेंगे एक्सहेल रिजर्व्ड वॉल्यूम, एक्सेल करने वाला रिजर्व्ड। से ये था ना इनहेल रिजर्व वॉल्यूम, ही होता है एक्सेल रिजर्व्ड वॉल्यूम। और बेटा इसके बाद भी जितना भी आपका ये एक्सेल रिजर्व्ड वॉल्यूम होता है, इसके बाद भी हमारे लंग्स ना खाली नहीं होता कभी। भाई लंग्स खाली होगा तो लंग्स कोलैप्स कर जाएगा, लंग्स में फिर भी कुछ एयर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रिजर्व्ड वॉल्यूम। कुछ एयर, मान लीजिए एरी, कुछ एयर और प्रेजेंट है, एरी ये इतना पार्ट है, अगर आप कभी भी फोर्सफुल भी करो तो भी आप यहाँ तक, तो भी आप सिर्फ यहाँ तक की एयर ले सकते हो। ये जो नीचे वाला पार्ट है ये आप कभी यूज नहीं कर सकते, ये होती है आपका रिजर्व्ड वॉल्यूम। दिस इज योर आरवी, आरवी स्टैंड फॉर रिजर्व्ड वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, ये रिजर्व्ड वॉल्यूम होता है जिसको आप कभी यूज नहीं करते। तो हमने 3-4 टर्म पढ़े। टाइडल वॉल्यूम जो कि नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन का होता है, अगर आप फोर्सफुल इनहेलेशन करते हो तो आता है आपका इनहेलेशन रिजर्व्ड वॉल्यूम, फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हो तो इनहेलेशन रिजर्व्ड एक्सहेलेशन रिजर्व्ड वॉल्यूम आता है। और कुछ वॉल्यूम होता है जो लंग्स के अंदर रिजर्व रहता है हमेशा, जो कभी बाहर नहीं आता, उसे हम कहते हैं रिजर्व्ड वॉल्यूम। तो यही डेफिनेशन है जो कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम IVR, ये वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है एयर का जो कि इंस्पायर कर सकते हैं नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम से, जो कि कितना है 2500 से 3000 ml तक का, जो हमने किया था ये, जो हमने एक्स्ट्रा किया था ये, दिस वन। ठीक है बच्चों, फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम की भाई नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद जो एक्स्ट्रा एक्सहेल हम कर रहे हैं, दैट वन इज, और ये द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि ब्रीथ आउट हो गया बियॉन्ड द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम से छोड़कर, उसको हम एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम कहते हैं। इसकी वैल्यू 1000 से 1100 ml तक की होती है। फिर एक रेजिडुअल वॉल्यूम है, रिजर्व्ड वॉल्यूम हमने बताया था आपको, ये वो वॉल्यूम है एयर का जो हमेशा लंग्स में प्रेजेंट रहता है इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। भाई कितना ही फोर्सफुल एक्सहेल कर लो तब भी नहीं खत्म होता वो, उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, और उसकी एवरेज वैल्यू होती है 1100 से 1200 ml तक की। ठीक है बच्चों, फिर इंस्पायरेशन कैपेसिटी। अभी इंस्पायरेशन कैपेसिटी क्या है? तो भाई इंस्पायरेशन मतलब कितनी कैपेसिटी है तुम्हारे पास इनहेल करने की? तो यार हम कहेंगे कि हमारे पास कितनी कैपेसिटी है, तो हम कहेंगे कि भाई ये रहा, ये तो हम नॉर्मली कर रहे हैं, हम इतना भी तो कर सकते हैं। तो टोटल कैपेसिटी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की नहीं है, टोटल हमारे पास इतनी कैपेसिटी है ना इनहेल करने की, इसी को कह देते हैं इनहेलेशन कैपेसिटी, IC। टोटल एक्सहेल करने की जितनी कैपेसिटी है यहाँ से यहाँ तक, ये तो नॉर्मल, और तो जो हम लोग एक्स्ट्रा कर रहे हैं ये कहलाता है एक्सहेलेशन कैपेसिटी।
इनहेलेशन कैपेसिटी मतलब टोटल कैपेसिटी फॉर द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कैपेसिटी इज द टोटल कैपेसिटी फॉर द एक्सहेलेशन, जिसमें नॉर्मल एक्सहेलेशन प्लस फोर्सफुल एक्सहेलेशन भी आता है बच्चों। ठीक है बच्चों, कहाँ पहुंचे थे हम? तो हम यहां पहुंचे थे बेरा। द वॉल्यूम ऑफ एयर that are be breathed by descending to the lungs to the maximum beginning normal zera simple form देखो ये रहा, inhalation capacity is equal to tidal volume plus inspiratory reserved volume, simply functional residual capacity जिसको बोला गया जब एक पर्सन इनहेल करता है एक्सेल करता है नॉर्मल वे में करता है तो वॉल्यूम जो एयर का होता है उसको हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। ओहो, एक नई चीज, जब एक पर्सन ने इनहेल किया, ठीक है जी, एक्सहेल किया नॉर्मल वे में, तो जितना भी वॉल्यूम उसके अंदर बच जाता है नॉर्मल इनहेल नॉर्मल एक्सहेल के बाद जितना भी वॉल्यूम बच जाएगा वो आपका होगा इतना। नॉर्मल इनहेल कर दिया, नॉर्मल एक्सहेल कर दिया, अब कितना बच जाएगा भाई? तो कितना बचेगा? रिजर्व्ड वाला और आरवी, नॉर्मल इनहेल नॉर्मल एक्सहेल कर रहे हो ना। देखो अगर आप नॉर्मल इनहेल और नॉर्मल एक्सहेल कर रहे हो, ये रहा नॉर्मल इनहेल, ये रहा नॉर्मल एक्सहेल, तो बेटा आप ना तो ये रिजर्व वाला यूज कर रहे हो और ये वाला तो ये तो रेजिडुअल तो हमेशा ही रहेगा, यूज ही नहीं करे। इसका मतलब इतना जो नॉर्मल वाली वैल्यू है, बिल्कुल जो नॉर्मल वाली वैल्यू है ये वाली, ये इसको हम कह देते हैं फंक्शनल कैपेसिटी। दिस इज योर फंक्शनल कैपेसिटी। बेटा कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से समझना है इन सब वैल्यू को। तो ये रहा आरवी मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्साइल रिजर्व्ड वॉल्यूम। नेक्स्ट वन एक्सपायरिंग कैपेसिटी, तो वही हो जाएगा जो मैम ने बात की थी अभी, टोटल एक्सहेलेशन इनहेलेशन वाला और प्लस वो। अब वाइटल कैपेसिटी क्या है? देखो व्हेन अ पर्सन इनहेल, जब एक पर्सन इनहेल करता है मैक्सिमम एफर्ट से, एक्सहेल कर देता है मैक्सिमम एफर्ट मतलब कि फोर्सफुल वाला भी, तो वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। तो टोटल इनहेलेशन टोटल एक्सहेलेशन वो कहलाती है टीवीआर, और एक्स्ट्रा इनहेल वाला एक्स्ट्रा एक्सहेल वाला वाइटल है। अब टोटल लंग की कैपेसिटी क्या होता है? तो भाई टोटल लंग की कैपेसिटी के अंदर अपना टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा, अपना रिजर्व वाला इनहेलेशन आ जाएगा, एक्सहेलेशन वाला रिजर्व आ जाएगा, अपना रेजिडुअल वॉल्यूम भी तो आ जाएगा। ये है टोटल लंग की कैपेसिटी जिसको हम वीसी, बड़ा इन तीनों को तो हम लोग यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी भी बोल रहे हैं ना, तो इसलिए इन तीनों को इन्होंने वाइटल कैपेसिटी पुट कर दिया और आरवी मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम को इसी तरीके से यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है बच्चों, तो ये टर्म्स याद रखनी है, इनके क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, अब आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि मेन कंसेप्ट और मजेदार इजी कंसेप्ट पर बेटा नीट में ना यहाँ से क्वेश्चन कई बार आते हैं। तो बच्चों इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके चलिए, तो अब एल्वेओलाई क्या है? हम जानते हैं कितनी एल्वेओलाई है भाई, तो अपने पास लंग्स में आई थिंक बहुत सारी एल्वेओलाई, मिलियंस ऑफ द एल्वेओलाई है। और अगर आप अपनी एल्वेओलाई को एक्सपेंड करते हैं बेटा, तो वो 80 मीटर स्क्वायर तक के एरिया को घेर लेती है बेटा, इतना ज्यादा है हमारे इसमें कैपेसिटी है। चलो आगे बात करते हैं। एल्वेओलाई आदि प्राइमरी साइट, देखो एल्वेओलाई क्या होती है? प्राइमरी जगह है जहां पर रेस्पिरेशन होता है। देखो एल्वेओलाई का डायग्राम देख लें, देखो बेटा आपको देखो ये दिखाई हुई है एल्वेओलाई डक्ट जिसके अंदर ऑक्सीजन आएगी या CO2 जाएगी। फिर एल्वेओलाई के चारों तरफ देखो ये दिख रही है, एक लेयर दिख रही है, दिस वन लेयर, ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की। किसकी होती है? ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की। मैम मैं लिख देती हूं, ये बनी होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल की, बिल्कुल ठीक है बच्चों। ये लिखा हुआ है इसमें, यहाँ पे देखो ये एल्वेओलर एपिथेलियम दिखा दिए गए हैं, ये आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाई गई, ये आपको एंड्रोलियम ऑफ ब्लड वैसे जो भी दिखाया है। फिर यहाँ पर ये ना ये एक फ्लूइड टाइप मेम्ब्रेन होती है और नीचे की होती है आपकी, इसे हम कहते हैं एंडोथीलियम मेम्ब्रेन, ये एंडोथीलियम मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अच्छा सॉरी मैम ने उल्टा बता दिया, सिंपल स्क्वैमस ये एंडोथीलियम। ओके ओके, आई विल चेंज इट। ठीक है बच्चों, तो आपसे पूछ लेते हैं कि भाई कितने घिरी हुई है ये आपकी, तो आपको ये याद रखना है कि भाई हमारी जो मेम्ब्रेन है, हमारी जो एल्वेओलाई वो 3 मेम्ब्रेन से घिरी हुई है, बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये एल्वेओलर एपिथेलियम जिसकी बात हम लोग उसकी कर रहे हैं। एल्वेओलर एपिथेलियम आप ये समझ सकते हो भाई स्क्वैमस एपिथेलियम, तो मैं यहाँ से रब करके ये यहाँ पे लिख देती हूँ। एक काम करते हैं, ये चलिए, तो ये रही तीनों लेयर्स, ये 3 लेयर जैसे हमारी एल्वेओलाई घिरी हुई है और ये तीनों लेयर लेस देन 1 mm
जगह लेती है। ये 1 mm से भी पतली लेयर है, बहुत थिन लेयर है, क्योंकि अगर थिन लेयर होगी तभी डिफ्यूजन ईजिली होगा। डिफ्यूजन ईजिली करवाना है, इससे लेयर कैसी होनी चाहिए बेटा जी, थिन होनी चाहिए। तो ये रही, इसको घेर के रखे तो पेपर में आता है कि कितनी सेलुलर है, तो बेटा एल्वेओलाई और एंडोथीलियम ये दोनों सेलुलर लेयर होती हैं। वहीं बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है ये नॉन सेलुलर होती है। कैसी होती है ये होती है नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन, सेल की नहीं होती बेटा ये, इट इज नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन। तो अब यहाँ पे क्या दिखा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन, और सिंपल डिफ्यूजन मतलब है प्रेशर ग्रेडियंट। जैसे ही एल्वेओलाई के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होता है, आमतौर पे यहाँ पे ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है बच्चों वो होता है 159 होता है, और आपकी जो आरबीसीज हैं इसके अंदर प्रेशर जो होता है आपका वो होता है बेटा 104। तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर आपकी क्या कर देती है बेटा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। एंड द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस आर द 2 मेजर फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं डिफ्यूजन। अब भाई कौन कौन सी चीजें हैं जो डिफ्यूजन को कंट्रोल कर रही है या डिफ्यूजन को अफेक्ट करे, तो वो बेटा एक तो थिकनेस की, भाई कितनी मोटी, ज्यादा मोटी होगी तो डिफ्यूजन कम होगा। सॉल्युबिलिटी गैस की तो अगर हम बात करें तो जो ये आपकी ऑक्सीजन होती है वो लेस सॉल्युबल होती है, ऑक्सीजन कम सॉल्युबल होती है। ऑक्सीजन जो होती है उसकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। वहीं CO2 की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन के मुकाबले 25 टाइम्स ज़्यादा होती है, 25% हाई होती है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी भी अफेक्ट करती है डिफ्यूजन के रेट को। तो ये 2 मेजर फैक्टर हैं जो कि किसको अफेक्ट करते हैं, आपके डिफ्यूजन को। ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने एल्वेओलाई डिस्कस कर लिया बच्चों। तो देखिए बस के आगे का क्या है भाई, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जो हमारी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है, इट इज मेड अप ऑफ द 3 मेजर लेयर्स। हम लोगों ने बात कर ली, स्क्वैमस एपिथेलियम लेयर जो कि सबसे पास वाली लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है एल्वेओलाई की, जो कि स्क्वैमस एपिथेलियम बहुत ही पतले पतले स्क्वायर शेप की कवरिंग से बनी होती है। देन फिर एंडोथीलियम जो कि एल्वेओलर कैपिलरीज जिससे होती हैं। और बेटा ये दोनों के दोनों जो हैं ये सेलुलर लेयर होती हैं। ये कैसी होती है बेटा, सेलुलर लेयर होती हैं। फिर द बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन देम, बेसमेंट इनके बीच में होता है। ये मैंने बात की, जैसे मान लीजिए स्क्वैमस एपिथेलियम है, ये आपकी एंडोथीलियम है, इनके बीच में यहाँ पर भरा हुआ रहता है बेसमेंट लेयर, और ये नॉन सेलुलर होती है। बेसमेंट वाली कैसी होती है बेटा जी, नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन होती है ये, इट इज नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन। और टोटल थिकनेस की अगर हम बात करें तो लेस देन 1 mm थी, बताई थी, वो आपको करेक्ट वैल्यू ये रही बेटा आपकी 0.2। अब फैक्टर्स आर फेवरेबल। अब भाई कौन कौन सी चीजें अच्छी होती है डिफ्यूजन के लिए, तो आप बच्चे क्या बोलेंगे हम कि मैम ऑक्सीजन होनी चाहिए यार ब्लड के अंदर फ्रॉम द एल्वेओलाई एंड द डिफ्यूजन ऑफ CO2 ब्लड फ्रॉम इनटू द एल्वेओलाई। ये तो होता है कि भाई जो एल्वेओलाई में ऑक्सीजन है वो ब्लड में डिफ्यूज होती है, और जो ब्लड में CO2 है वो एल्वेओलाई में डिफ्यूज होकर बाहर निकल जाती है। तभी तो हमने डायग्राम में देखते हैं कि ऑक्सीजन अंदर आती है तो CO2 बाहर जाती है। अभी हम इस चीज को समझते हैं। ओके चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा। ओके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन आ गया। पहले हम एक छोटा सा ब्लैंक स्लाइड पे अपना कर लेते हैं, है ना, ताकि अपने को भाई क्लियर हो कि कैसे। तो हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों डिफ्यूजन, और ये डिफ्यूजन किस किस के बीच में हो रहा है, तो एल्वेओलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरीज के बीच में, एल्वेओलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरीज। तो भाई अपनी एल्वेओलाई बना लें, ये रही हमारी एल्वेओलाई। स्क्वैमस वाली लेयर दिखा रही हूं मैं, चलो बच्चे कह रहे हैं तो बाद वाली लेयर भी हम दिखा देते हैं। ये बनी हुई, ठीक है, इसके बीच में जो लेयर भरा हुआ है वो भरा हुआ है पूरी की पूरी बेसमेंट लेयर। आपको पता है बहुत ज़्यादा पतली होती है, ये लेस देन 1 मीटर होते हैं, सिंपल इतना याद रखो। नीचे हम बना रहे हैं, ये रही हमारी पल्मोनरी कैपिलरी। बट आप मैम ने बहुत मोटी बनाई है, पर इतनी मोटी नहीं होती, काफ़ी पतली होती है। ये है पल्मोनरी कैपिलरी, और ये पल्मोनरी कैपिलरी बच्चों यहाँ पर हमने ट्यूब्स जो बनाई हैं ये है आपकी पल्मोनरी वेन। यहाँ पर मैम आपके लिए क्या बना रही है, यहाँ पर एक और ट्यूब,
जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। चलिए मैम बना दिया, अब करते हैं शुरुआत। तो बच्चों जी अब आपको पता है, हमने पढ़ा है कि डिफ्यूजन कैसे होता है भाई एयर का, हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ पढ़ रखा है, बिल्कुल पढ़ा है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो अब हमें देखना है कि कैसे होगा। तो भाई मान लें ये हमारा एटमॉस्फेयर है, मीडियम है, मीडियम के अंदर बेटा प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन लाई करता है कुछ 160 के आसपास, 159 टू 160 के आसपास प्रेशर होता है। एंड द इनर एल्वुलॉय, द प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो प्रेशर है बेटा यहाँ पर वो है यहाँ पर 104 समथिंग प्रेशर। तो ऑब्वियसली बात है भाई बाहर 160 है, अंदर 104 है, तो ऑब्वियसली बात है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, मतलब ऑक्सीजन गैस हमें अंदर घुसती हुई दिखाई देगी, बिल्कुल दिखाई देगी। फिर यही जो आपकी कैपिलरीज है भाई, ये पतली लेयर है, ये बहुत ज़्यादा थिन लेयर्स होती हैं। थिन लेयर क्यों होती हैं? क्योंकि हमने पढ़ा है कि डिफ्यूजन को अफेक्ट क्या क्या करता है, डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी, डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है टेम्परेचर, डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, तो थिन मेम्ब्रेन ताकि डिफ्यूजन ईजिली हो सके बच्चों। तो यहाँ पे आपकी ब्लड कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा है मान लीजिए 40, तो यहाँ पर हायर प्रेशर ज़्यादा है, वहाँ पर प्रेशर कम है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल करेंगे मूव कर जाएंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे, आपकी कैपिलरी ट्यूब में पहुँच गए। फिर इस कैपिलरी ट्यूब से आपकी ऑक्सीजन पहुँच जाती है कहाँ पर, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, और इस वेन से जाती है कहाँ पर बच्चों, इससे जाएगी आपके हार्ट में, आपके दिल में, प्यारा प्यारा से दिल में आके पहुँच जाएगी, है भाई, आपके हार्ट में पहुंच जाएगी। चलिए ठीक है मैम, इतना मान लिया हम लोगों ने कि भाई हार्ट में पहुंच रही है, दिल में पहुंच रही है, ठीक है। अब भाई अब दिल में पहुंच रही है तो वो कितनी पहुंचेगी कि मैम यहाँ पर तो प्रेशर 40 है, यहाँ पे अगर और ऑक्सीजन आई दैट मीन्स प्रेशर बड़ा होगा, तो बेटा जो जाता है ना इस समय ऑक्सीजन का प्रेशर कुछ 95 के आसपास हो जाता है। प्रेशर कितना हो जाता है बच्चों, 95 के आसपास। चलिए अब दूसरे की बात करते हैं। अब ये है हमारी पल्मोनरी कैपिलरी जिसके अंदर CO2 भी है, क्योंकि CO2 वापस डिफ्यूज करनी है, तो प्रेशर ऑफ दी CO2 यहाँ पर होता है बच्चों 45, एल्वुलॉय के अंदर वही CO2 का प्रेशर है 40। सो वही करना है हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की ओर, तो CO2 भागेगा यहाँ पर, ये रहा भागेगा, अब भाग के यहाँ से निकल जाएगा बाहर, बस ये प्रोसेस रहेगा यहाँ पे। अच्छा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी से आता है और इस समय इसका प्रेशर, सॉरी मैम थोड़ी सी बात आपको थोड़ा सा गलत हो गया, ये प्रेशर 40 है, यहाँ पर प्रेशर और कम होता है, मतलब 40 के आसपास होता है जिसे रीच करता है, यहाँ पर प्रेशर होता है 45, CO2 का प्रेशर यहाँ पर क्या होता है 45, यहाँ से यहाँ पर रीच करता है, यहाँ पर आती है कैपिलरीज में, फिर कैपिलरी से यहाँ पहुँचते, यहाँ पर प्रेशर बढ़ता है 40 नहीं, यहाँ पे प्रेशर फिर दोबारा अगेन 45 हो जाता है, और फिर इस प्रेशर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर आपके CO2 का प्रेशर बच्चों 0.01% के आसपास होता है, बहुत कम प्रेशर होता है, तो यहाँ से क्या निकल जाती है बाहर। तो इस तरीके से डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन का एंड CO2 का कैपिलरीज एंड विद इन दी एल्वुलॉय। अब हार्ट में क्या मैकेनिज्म होता है, ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये ब्लड को कहाँ से ला रही है, ये ला रही है आपके हार्ट से, आपके दिल से ही ला रही है, ये हार्ट से आ रहा है और यहाँ से हार्ट पे जा रहा है। अब ये मैकेनिज्म कैसे होगा वो हम एक और स्लाइड पे कंप्लीट करके समझते हैं। तो अपना हार्ट बना लें, अपना दिल बना लें, चलिए, वाह पिंक पिंक हार्ट बनाया, ठीक है जी। चलिए हार्ट बना लिया हम लोगों ने, और बीच में हम भाई 4 पार्ट होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट है ना अपना, बन गए अपने हार्ट के 4 चैम्बर्स। दिस इज योर राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है हमारा हार्ट। इतना बड़ा हार्ट, देखा कितना बड़ा दिल है, हम अपने घर में किसी को भी रख सकते हैं, इतना बड़ा दिल है भाई हमारा, बिल्कुल इतना बड़ा दिल देखो,
तो भाई हमारा हार्ट है, हार्टों के चारों चैम्बर्स हैं, बिल्कुल सही। अब होता क्या है बच्चों, तो भाई ये रही अपनी पल्मोनरी कैपिलरी। अब हार्ट के अंदर बेटा हमारे में होता है डबल सर्कुलेशन। जिनके भी 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट होता है, वहां पर हमें देखने को मिलता है बच्चों डबल सर्कुलेशन। यू हैव टू स्टडी कंप्लीट इन द बॉडी फ्लूइड चैप्टर, पर यहाँ पे थोड़ा सा मैम बता रही है क्योंकि वहां पे आया था कि पल्मोनरी आर्टरी से कैसे आया, दैट इज वाई। तो यहाँ पर मैम बना रही है टिश्यूज, दिस योर टिश्यूज, दिस इज योर टिश्यू लेयर। ठीक है, और ये रही आपकी यहाँ पे चलिए पहले इसकी बात करते। ये मैम ने बनाई है कैपिलरी, कैपिलरीज बनाई है। तो बेटा जी टिश्यू में क्या हो गई, टिश्यू के अंदर पाई जा रही है CO2, तो यहाँ से CO2 इसकी कैपिलरी एब्जॉर्ब करेगी और ये कैपिलरी इस CO2 को यहाँ से कैरी कर करके पहुँचा देगी किसके अंदर बच्चों, राइट एंट्रियम के अंदर। राइट एंट्रियम के अंदर पहुँचेगा और इस ट्यूब का नाम क्या होता है, तो इस ट्यूब का नाम होता है जो लेके जाती है, दैट इज योर वेना केवा। वेना केवा मतलब वेन होती है, सिस्टमैटिक वेन भी बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक वेन। वेना केवा वो रीजन है जहाँ से हार्ट में एंट्री करे, तो इसको हटा दो चलो यहाँ से, सिस्टमैटिक वेन। ठीक है, चलिए ठीक है, सिस्टमैटिक वेन लेके जा रही है यहाँ पे। इसके बाद देखेंगे हम लेफ्ट एंट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, वो राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ पहुँचेगा, तो भाई ये ब्लड यहाँ से पहुँचेगा आपके लंग्स में। कहाँ पर, आपके लंग्स में, जहाँ पर बैठी है एल्वोलाई कर रही है सफाई, जो कि हमने पीछे पढ़ा है लास्ट स्लाइड में, मतलब कि यहाँ तक आ गया हमारा CO2, फिर एल्वोलाई में जाएगा और काम करेगा पूरा। कौन सी ट्यूब लेकर आ रही है, पल्मोनरी आर्टरी। इसका मतलब जो ये ट्यूब यहाँ से ब्लड लेके जा रही है, देखो ये ब्लड जा रहा है, क्योंकि ये जो ब्लड होता है बेटा ये है डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड कौन सा होता है बच्चे, वो ब्लड जिसमें पाई जाती है CO2। क्या पाई जाती है, CO2। ठीक है जी, पहुंच गया लंग्स में। ट्यूब नेम हम बता देंगे भाई, बता रहे हैं बिल्कुल, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। फिर लंग्स से वापस आएगा भाई हार्ट में, ये आ रहा वापस, वो भी नहीं कह रहा, वो भी नहीं रोक रहा, कह रहा जा भाई जा, भेज रहा है वापस। बताओ, कोई इज्जत नाम की चीज नहीं है, वापस आ गया। ट्यूब का नाम पल्मोनरी वेन, ट्यूब का नाम पल्मोनरी वेन। लेकर आ गई लेफ्ट एंट्रियम से, लेफ्ट से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकलेगा और पहुंचेगा टिश्यूज तक। कहाँ तक पहुंचेगा, टिश्यूज तक। ये रहा, ये ब्लड जा रहा है एंड दिस इज योर ऑक्सीजिनेटेड ब्लड। ये कैसा ब्लड होता है बच्चों अपना, ऑक्सीजिनेटेड ब्लड, मतलब ब्लड विच कैरी ऑक्सीजन। क्योंकि हमने देखा है, क्या देखा है कि भाई जब हमारा ब्लड यहाँ से वापस जाता है, दोबारा हार्ट में जाता है, तो उसके अंदर CO2 का कंसंट्रेशन, O2 का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये रही, अब इसके अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन है, तो फिर ये ब्लड जो होगा यहाँ से आएगा, यहाँ से निकलेगा, आएगा, आ रहा है यहाँ पे कंटिन्यूस, फिर यहाँ पे टिश्यूज़ में जाएगा, टिश्यूज़ के अंदर जा रही है क्या, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से फिर दोबारा CO2 बन के ये वापस होके एक प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो इस तरीके से आपके हार्ट के अंदर कंप्लीट मैकेनिज्म हमें देखने को बच्चों मिलता है। ठीक है बच्चों, so this is the method how the diffusion of oxygen and the CO2 take place between the alveoli and the pulmonary muscles and in the heart। ठीक है बच्चों, चलो एक बार रीड मार लेते हैं फटाफट से, छोटा सा है ना, जल्दी करेंगे हम लोग, बिल्कुल। चलो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हमको पढ़ना है। सो अबाउट 95% ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय इराइथोसाइट्स व्हिच इज नोन एज RBC। चलो बच्चों, हम बता देती है आपकी कि हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी काफी कम होती है, तो लेस सॉल्युबल होने की वजह से बच्चों RBC के अंदर पिगमेंट होता है ना, हीमोग्लोबिन, तो आपकी जो 97% ऑक्सीजन जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है इराइथोसाइट इन द फॉर्म ऑफ हीमी ऑक्सीजन। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी हम इसे बोलते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब कि ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग विद हीमोग्लोबिन, और जो ये कंपाउंड बनता है ये इरिवर्सिबल होता है, इसको हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
ये रहा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, इसलिए ऑक्सीडेशन नहीं बोला, सिर्फ बोला ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और बाकी जो 3% है वो कैरिड आउट हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है प्लाज्मा में। वो थोड़ी बहुत तो डिसॉल्व हो रही है ना, क्योंकि थोड़ी बहुत तो सॉल्युबिलिटी है ही भाई। तो ऑक्सीजन बाइंड विद, अच्छा कैसे बाइंड होती है, कहाँ से बाइंड होती है, तो वो चीज़ भी देख लेते हैं। तो भाई देखो, अगर हम अपने हीमोग्लोबिन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट हीमोग्लोबिन, तो बेटा हीमोग्लोबिन के पास ना 4 आयरन के एटम्स होते हैं। ये हीमोग्लोबिन के पास 4 आयरन आयंस होते हैं इस तरीके से, और इन चारों पार्ट्स में एक एक ऑक्सीजन आके कंबाइन हो जाती है। मतलब यहाँ पर एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, यहाँ पर एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, यहाँ पर एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, यहाँ पर एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। तभी हम कहते हैं कि एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन कर सकता है। देखो यही बात हमें यहाँ पर बताई जा रही है। आयरन विच इज अ पार्ट ऑफ एन हीमोग्लोबिन, जो कि हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है, इन एन इरिवर्सिबल मैनर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में वो बन जाता है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑक्सीजन एटम। द हाई PO2 मतलब हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टू द लो कार्बन डाइऑक्साइड लेस H plus concentration and lower temperature are the factor that are favorable for the binding of oxygen with the hemoglobin। क्या मतलब आप समझते हैं? हमसे इसने बोला भाई कि ऑक्सीजन चाहिए ना, हमको ऑक्सीजन को बाइंड कराना है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए, CO2 का कम होना चाहिए, क्योंकि CO2 का तो वैसे ही काम है, बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाती है, तो CO2 कम होनी चाहिए। फिर कम H+ आयंस होने चाहिए, क्योंकि बेटा H+ आयंस की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होती है जब CO2 की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो इस केस में आपकी H+ की कंसेंट्रेशन क्या होनी चाहिए बेटा? यहाँ पर कम होनी चाहिए, और कम टेम्परेचर होना चाहिए, तभी आपकी ऑक्सीजन ईजिली हीमोग्लोबिन से बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होगी, अदरवाइज नहीं कन्वर्ट होती। फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन डज नॉट डिसोसिएट एंड रीचेज अ टिश्यू वेयर ऑक्सीजन लेवल इज लो। तो भाई हीमोग्लोबिन से एक बार बाइंड हो गई तो फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन चल देता है अपनी सैर पे, और कहाँ पहुंचाएगा आपको? जहां पर कमी है। देन POCO2 प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई। अगर ये हाई है इसका मतलब H+ आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, ये फेवरेबल है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन के लिए। मतलब कि भाई आपने ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, पहुंचा दिया जिस टिश्यू में जहां पहुंचाना था, उसको तोड़ो भी तो इसको ब्रेक करने के लिए, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए, तभी तो ये ऑक्सीजन यूज होगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP एनर्जी के लिए। तो इसको अलग करने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? प्रेशर ऑफ द CO2 इंक्रीजेस, H+ आयन ज्यादा होने चाहिए, और हाई टेम्परेचर, मतलब बिल्कुल उल्टी कंडीशन होनी चाहिए बच्चों। ईच डेसीलीटर, जिसको हम लोग 100 ml बोलते हैं, ब्लड कैन ट्रांसपोर्ट अबाउट 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। मतलब कि एक 100 ml ब्लड में से 5 ml ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाती है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के दौरान। नॉर्मल कंडीशंस के दौरान इतनी ऑक्सीजन क्या हो जाती है बच्चों? ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 की बात आ गई। अब भाई अबाउट 4 ml ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट होती है किससे? हर 100 ml ब्लड से। वहां पे 5 ml था, ये 4 ml है। CO2 is transported in the 3 forms in the blood। अब 3 फॉर्म्स होती है भाई ये, हाँ जी। इन द डिजॉल्व इन द फॉर्म ऑफ द प्लाज्मा, प्लाज्मा में घुल मिल जाती है क्योंकि सॉल्युबिलिटी अच्छी है, पर सिर्फ कितनी? 5 से 7% ओनली। एंड एज बाइकार्बोनेट इन द प्लाज्मा एंड इन द इराइथ्रोसाइट्स। ये क्या था? ये फैक्टर अपने को पल्ले नहीं पड़ा। तो बेटा देखो इसमें क्या बता रहा है कि प्लाज्मा के अंदर 5 से 7% डिसॉल्बिलिटी है। आप कहेंगे बिल्कुल मैम, यही दिया हुआ है हमें यहाँ पर। अब आगे हमें ये दिया हुआ है कि बाइकार्बोनेट्स, हमने देखे थे बाइकार्बोनेट्स का फॉर्मेशन होता है HCO3। बाइकार्बोनेट इन दी फॉर्म इन दी प्लाज्मा के अंदर बनेगा, एंड इन द इरेथ्रोसाइट, मतलब कि जो हमारी RBC है, दिस इज योर RBC। बाइकॉनकेव होती है बेटा RBC। कैसी होती है? बाइकॉनकेव मैमल्स के अंदर, विदाउट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं होता इसके अंदर, ये मैमल्स के अंदर ऐसी पाई जाती है। हम लोग मैमल्स कैटेगरी ही है। तो ये रही आपकी RBC। बेटा इस RBC के अंदर यहाँ पर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, यहाँ पे CO2 प्रेजेंट है बेटा, जो ये मिलकर आ गए ना यहाँ पर HCO3 बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ये बाइकार्बोनेट फिर क्या होता है? यहाँ से निकलता है, प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है,
और प्लाज्मा के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसके लिए भाई बाइकार्बोनेट बनने के लिए ज्यादा H+ होने चाहिए ना, ज्यादा H+ होंगे तभी तो CO2 कंबाइन होगा यार। इसीलिए मैंने बोला कि CO2 ट्रांसपोर्ट होने के लिए H+ आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। तो ये भी इरेथ्रोसाइट मतलब ट्रांसफर तो ये भी प्लाज्मा से हो रहा है, पर बन कहाँ रहा है, इरेथ्रोसाइट में, मतलब RBC में। फिर एज कार्बी हीमोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ इरेथ्रोसाइट, और मतलब कि इसके अंदर भाई हीमोग्लोबिन भी है, तो हीमोग्लोबिन के साथ आपका CO2 डिसॉल्व हो जाएगा और ये रहा कार्बिनो हीमोग्लोबिन फॉर्म करेगा और ऐसे में होता है 23%। तो पेपर में ना कई बार ये भी दे देते कि भाई प्लाज्मा में टोटल ट्रांसपोर्टेशन 77% हुआ है। क्या गलत बोला मैंने? अब बोलेंगे नहीं मैम बिल्कुल सही बोला यार, 5 से 7 यहाँ हो रहा है, 70 यहाँ, दोनों को मिला दो तो 70% के आसपास ही तो हो रहा है ट्रांसपोर्ट, थोड़ा बोला कि फॉर्मेशन। फिर इन द डिसॉल्व फॉर्म ऑफ द प्लाज्मा अबाउट 5 to 7% CO2 कैरिड आउट होती है, डिसॉल्व होती है प्लाज्मा के अंदर। रिमेनिंग CO2 जो है वो इरेथ्रोसाइट में जाती है, वो मैंने आपको बता दिया, इरेथ्रोसाइट में पहुंच जाती है। फिर देखो ये रहा बाइकार्बोनेट, पहले CO2 H2O से मिलकर कार्बोनेट बनाती है, फिर इस कार्बोनेट से H+ और कार्बोनेट बन जाता है। मैंने आपको सिंपली प्रोसेस समझा दिया था ये वाला। सम ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन डिफ्यूज होते हैं साइटोप्लाज्म में, जो कि और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं, और बाकी जो बाइकार्बोनेट आयन है वो इरेथ्रोसाइट से निकलकर पहुंच जाते हैं किसके अंदर, इरेथ्रोसाइट आर कैरिड एज पोटेशियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि पोटेशियम होता है ना हमारे सेल के अंदर, हम लोगों ने पढ़ा है जब हम लोग पढ़ते थे सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट वाले में, एंटीपोर्ट में K+ अंदर आता है और Cl- बाहर जाता है, तो K+ यहाँ पर पहले ही है और हमने HCO3 और दे दिया, तो दोनों से मिलकर क्या बनता है KHCO3, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम बाइकार्बोनेट। फिर एज कार्बी हीमोग्लोबिन के थ्रू भी ये पास होता है बच्चों। कार्बी हीमोग्लोबिन के में कैसे 20 to 25% ऑफ द CO2 कंबाइन हो जाती है अमीन रेडिकल ऑफ द ग्लोबिन पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर जो अमीन पार्ट होता है, अमीन स्टैंड फॉर बच्चों NH2, और कार्बी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है बच्चों, हीमोग्लोबिन का। फिर रिलीज ऑफ CO2 कैसे होता है, तो बेटा ये वाला प्रोसेस मैम ने आपको पूरा समझा दिया है कि भाई CO2 कहाँ से आता है, 104 रहता है, 40 रहती है, इसके अंदर ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन ये आ रही है, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, पूरा हमने डायग्राम समझ लिया है, सॉरी पल्मोनरी वेन है ये आर्टरी है पल्मोनरी, यहाँ से CO2 हार्ट में जा रही है, हार्ट से फिर पहुँच रही है कहाँ पर, टिश्यूज़ के अंदर पहुँच रही है आपके थ्रू सिस्टमैटिक कैपिलरी, थ्रू सिस्टमैटिक आर्टरी लिख लो, चलो कैपिलरी तो आगे बन जाएगी, फिर यहाँ से कैरी कर रहा है वेन, वेन पहुँचा रहा है हार्ट में, फिर हार्ट से पहुँच रही है लंग्स के अंदर थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। तो ये पूरा प्रोसेस मैम आपको समझा चुकी है, एक बार देख लो। रिलीज ऑफ CO2 इनटू एल्वेलॉय, एल्वेलॉय के अंदर CO2 का रिलीजमेंट होना देख लीजिए। एज द एल्वेलर सरफेस, जहाँ पे प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 काफ़ी लो होता है, तो ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ। द ऑक्सीजिनेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रोवाइड H+ आयन एंड प्रमोट रिलीज ऑफ CO2। इसमें H+ आयन निकालता है और H+ आयन निकालने की वजह से CO2 का रिलीज बाहर होता है कंबाइंड फॉर्म में, देखो दिखाया। द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द कार्बोनिक एनहाइड्रेट, देखो ये रहा H+ निकला, HCO3 था, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे H2CO3, फिर H2CO3 बाद में जाके डिसोसिएट हो जाएगा, वाटर बन जाएगा और CO2 यहाँ से क्या हो जाएगी बाहर, मतलब रिवर्स्ड रिएक्शन देखने को मिलेगी बच्चा इस केस में। ठीक है, फिर सिंस ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है कैन नॉट कैरी एज मच ऑफ CO2, वो कहता है यार मेरा तो रिश्ता है ऑक्सीजन के साथ है, क्यों मैं जाऊँ CO2 के साथ, नहीं गलत बात, एक के साथ ही, तो CO2 यहाँ पे ज़्यादा नहीं लेके जाता, एज दी ऑक्सी हीमोग्लोबिन कार्बोनेट को भी डिसोसिएट कर देते, तो वहाँ से भी ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। तो एज दी प्रेशर ऑफ CO2 ब्लड में हायर होता है देन एयर एल्वेलॉय से, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमेटिकली ब्लड से पहुँच जाती है एल्वेलॉय में, पूरा समझा दिया डायग्राम के थ्रू बच्चों में हमें। ठीक है, चलो क्वेश्चन दिखाओ। फैक्टर अफेक्शन द रेट ऑफ डिफ्यूजन, प्रेशर, थिकनेस, सॉल्युबिलिटी है सभी, तो आप कहेंगे मैम सभी हैं, ये सब अटैक करते हैं। पार्शियल प्रेशर इन mm ऑफ Hg, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपको अलग अलग उसमें दिया हुआ है, कंपैरिजन एट डिफरेंट पार्ट इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन इन कंपैरिजन टू दोज इन एटमॉस्फेयर, आइडेंटिफाई करना A एंड B, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, 159 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर में 159 है, एल्वेलॉय में कितना होना चाहिए, CO2 का एटमॉस्फेयर में 0.3 है, यहाँ कितना होना चाहिए एल्वेलॉय में, तो भाई मुझे पता है जहाँ तक 40 वैल्यू रहती है कुछ, है ना,
बी की वैल्यू, CO2 की वैल्यू ना 40 या 45 के बीच में रहती है भाई। तो आई थिंक 1041 ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। 50-50 नहीं हो क्योंकि एल्वेलाई में जाएगी नहीं, एटमॉस्फेरिक एयर से ज़्यादा होनी चाहिए, तो फिर तो मेरे हिसाब से बी होना चाहिए आई थिंक, है ना भाई, बी होना चाहिए मेरे हिसाब से फिर तो, है ना भाई, क्योंकि ज़्यादा होगी तभी तो ऑक्सीजन अंदर घुसेगी। चलिए अब आता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन हमारा देख लिया हम लोगों ने। अब रेस्पिरेशन को रेगुलेट कौन कौन से पार्ट करवाते हैं, कौन कौन से पार्ट इसको सपोर्ट करते हैं, अब हम इनके बारे में बातें करते हैं। तो द रेस्पिरेटरी रिदम 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 मतलब एक कंट्रोल मैनर में, अंडर द कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम, रिदम मैनर में होता है। 3 स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं भाई अपने ब्रेन में, जो रेगुलेट करते हैं इस रेस्पिरेटरी रिदम को, इस साइकिल को एक डिमांड ऑफ ऑक्सीजन के हिसाब से। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज लोकेटेड, याद रखना, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो कि मेन कंट्रोलर होता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इट इज द मेन कंट्रोलर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है बच्चों, इज लोकेटेड इन द मेडुला, मेडुला जो कि आपके हिंड ब्रेन का पार्ट होता है, इसे हम स्टेम ऑफ द ब्रेन भी कहते हैं बच्चों। एंड इज प्राइमली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, प्राइमली मतलब मेन काम, रेस्पिरेटरी रिदम के लिए। इट सेंड इम्पल्स, ये इम्पल्स सेंड करता है सिग्नल कहाँ से, प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल्स हमारी जिसका नाम है डायफ्राम, कि भाई डायफ्राम को सिग्नल भेजता है कि बस ऑक्सीजन की कमी हो गई, अब तुम करो और अपने आप को रिलैक्स कराओ यार, नीचे हो, अपनी जो डम शेप है उसको फ्लैट करो ताकि वॉल्यूम बढ़े, वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर घटेगा और एयर अंदर आएगी। फिर एक है हमारे पास न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, दूसरा सेंटर, ये पोन्स में, अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ एन हिंड ब्रेन बच्चों, ये भी हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। इट कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, मतलब कि भाई ये रिदम सेंटर काम कर रहा है नहीं कर रहा, सही कर रहे हो नहीं कर रहे, तुम पढ़ाई देखना पड़ता है ना हम लोगों को, तो वही चीज देखता है ये भी, बस थ्रू द न्यूरल सिग्नल्स के थ्रू। फिर एक कैमो सेंसिटिव एरिया है भाई, केमिकल से सेंसिटिव एरिया है, इज लोकेटेड एडजेसेंट टू द रिदमिक सेंटर, ये इस रिदमिक सेंटर के पास ही होता है। ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है किसको लेके, CO2 और H+, मतलब इसको ना केमोसिंथेटिक एरिया को, सेंसिटिव एरिया को, मतलब है कि भाई CO2 और H+ कितना है, जैसे ही CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है ये ऑर्डर देता है चल भाई अब रेस्पिरेशन शुरू कर, कम हो गई कहता है बस बंद कर दे। तो बेटा इसको ना ऑक्सीजन से मतलब नहीं है, इस केमोसिंथेटिक एरिया जो है जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब रखता है CO2 से एंड H+ आयन से। जैसे ही CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है ये रेस्पिरेशन करवाता है। सही है भाई, फायदा हो रहा है, CO2 बढ़ रही है तो रेस्पिरेशन होगा तो ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, बैलेंस आउट हो जाएगा। So it is highly sensitive to CO2 and H+ and increase the concentration of these can active this center and send signal to the respiratory rhythm center को signal भेजेगा कि भाई नेसेसरी काम करो, एलिमिनेट करो इन सब्सटेंस को, बाहर निकालो, बहुत हो गया। इसको ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, फिर आए कि भाई कैमो सेंसिटिव एरिया क्या करेगा, हम कहेंगे कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ CO2 और H+ की कंसंट्रेशन से ही सेंसिटिव होगा बच्चों। अपार्ट मतलब इसके अलावा फ्रॉम 3 सेंटर्स ऑफ द ब्रेन रिसेप्टर्स भी तो प्रेजेंट होते हैं विद ऑर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरीज, ये हमारी कुछ पार्ट होते हैं बेटा कैरोटिड आर्टरीज, ये आप कह सकते हो, आपने ऑर्टा पढ़ा होगा 10th में, ऑर्टा उसका एक पार्ट होता है, उसकी ये कह सकते हो ब्रांच होती है ऑर्टा की, ठीक है। इट ऑल्सो सेंस द चेंज, ये भी सेंस कर लेते हैं चेंज, कैसे चेंज को, मतलब कि H+ की कंसंट्रेशन, CO2 की कंसंट्रेशन को, और फिर सिग्नल भेजते हैं रिदम सेंटर को, और रिदम सेंटर ही है जो मेन काम करवाता है, ये तो कंट्रोल कर रहा है, ये दोनों सिग्नल भेज रहे हैं। ठीक है बच्चों, ओके। तो अब है अपने कुछ डिसऑर्डर्स, बीमारियां जो कि बच्चों हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हो जाती हैं, हमें देखने को मिलती हैं। क्या क्या बीमारियां हैं, कुछ डिसऑर्डर्स हैं। पहला अस्थमा, भाई बहुत तो कॉमनली देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, कहते हैं लोग सांस फूलने लगती है, इसमें आपको ना सांस नहीं आती है, आपकी बॉडी के अंदर एयर नहीं आती। क्यों होता है ये, सबसे पहली बात कॉज ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द ब्रोंकियोल्स, भाई ब्रोंकियोल्स की हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होता है ये। चलिए ठीक है, ब्रोंकियोल की हाइपर सेंसिटिविटी, ब्रोंकियोल्स में खराबी होती है,
एनी फॉरेन सब्सटेंस। आपकी ब्रोंकियोल्स है, ये आपकी ब्रोंकियस, प्राइमरी ब्रोंकियोल्स एरी। यहाँ पर क्या होता है, इसके ऊपर फॉरेन सब्सटेंस का कुछ डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी ब्रोंकियोल्स जो है ना वो काम नहीं कर पाती है। It is characterized by the spasm। स्पैस्म से कैरेक्टराइज किया जाता है ये स्मूथ मसल ऑफ द वॉल ऑफ द ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल की स्पैम्स मसल से देखा जाता है। इससे क्या होता है, ये जकड़ लेती है, आपकी सिंपली भाषा में कहूँ तो आपकी ब्रोंकियोल्स को जकड़ लेती है, जिसकी वजह से ना इजीली आपका मूवमेंट नहीं हो पाता लंग्स के अंदर। तो दिस इज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। अब जब आप ब्रीथिंग करोगे तो अजीब सी ना आवाज, जिसको हम लोग बोलते हैं विजिंग, विजिंग, अजीब सी खर सी आवाज आती है ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकी, क्योंकि ब्रोंकी में आपका इन्फ्लामेशन हो गई, वो सूज गई है, फूल गई है ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल, और दर्द भी काफी होता है सांस लेने में, इस वजह से कहते हैं इसमें दम घुटने लगता है। फिर एम्फाइसेमा, भाई ये तो होती है सिगरेट स्मोकिंग वगैरह से। ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है। क्रॉनिक का मतलब होता है बच्चों जो बीमारी लंबे समय तक रहती है, ठीक है। इट्स टेक मैनी ईयर्स फॉर क्योर, मैनी ईयर्स फॉर क्योर। बहुत सालों तक ये बीमारी, दो तरह के दो फॉर्म होते हैं बेटा, एक्यूट जो जल्दी ठीक हो जाते हैं, जैसे अभी आपको जुकाम हो गया 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है, तो वो एक्यूट डिजीज है, और जो लंबे समय तक चलती है उसे हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीज, ठीक है। एक तरह का क्रॉनिक डिसऑर्डर है इन विच जिसमें एल्वुलर वॉल, जो हमारी एल्वुलाई की वॉल्स है, एरी एल्वुलाई की जो वॉल्स हैं वो डैमेज होने लगती हैं, ओके, एंड हेंस द रेस्पिरेटरी सरफेस इज रिड्यूस। ये वॉल डैमेज होने लगती है, अंदर की तरफ ऐसे बढ़ने लगती हैं ये। अब अंदर की तरफ अगर ये बढ़ने लगेंगी तो रेस्पिरेशन के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए एरिया कम हो जाएगा। एरिया कम होगा तो प्रोसेस भी स्लो डाउन हो जाएगा। सिगरेट स्मोकिंग ज़्यादा होता है, क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग करने से बेटा उसके पार्टिकल्स यहाँ पर आके ऐसे करके चिपकना शुरू हो जाते हैं, वो इसको कॉज करता है। भी कहते हैं कि सिगरेट का धुआं जो ले रहा है, जो मतलब करता है स्मोकिंग, उसके लिए तो हार्मफुल है ही, साथ में जो आसपास उसके लोग इनहेल कर रहे हैं उसके बॉडी के अंदर भी वो पार्टिकल जा रहा है, जो कि उसकी एल्वुलाई में जाकर एक्यूमुलेट होता है बच्चों। इसीलिए पब्लिक एरिया पे स्मोकिंग करना बहुत ज़्यादा गलत बात है। इंजीरियस है, ला जाओ जाके लगा कर आओ थप्पड़ उन लोगों के, सच में मत लगाना यार, समझा कर आओ कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ठीक है बच्चों, सच में मत लगा देना। ये बोलो मैं हम तो लगा कर आ गए हैं, क्या पता लगे। हाँ, फिर ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसको हम ORD भी बोलते हैं बच्चों। ये ORD क्या है, ये ORD है इन दिस डिजीज, भाई इस डिजीज के अंदर दोज पर्सन हु वर्क इन अ इंडस्ट्री लाइक अ ग्राइंडिंग, भाई जो ग्राइंडिंग ऐसा होता है ना, पत्थर वगैरह तोड़ना, रोडी वगैरह जो होता है, जो कि आप देते हो रोड वगैरह बनाने में यूज होता है, तो जो लोग ऐसी फैक्ट्रीज में काम करते हैं, या जो लोग कह सकते हो मसालों वगैरह की फैक्ट्रीज में मोस्टली काम करते हैं, वहाँ पे बहुत सारा डस्ट प्रोड्यूस होता है, जो कि डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली कॉप विद द सिचुएशन। तो उस केस में हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाता। लॉन्ग एक्सपोजर लीड टू द फिब्रियोसिस एंड लंग डैमेज, और अगर लंबे समय तक ये रहता है तो आपके लंग्स के अंदर इकट्ठा होता है, आपकी फिब्रोसिस, आपकी जो वेसल्स हैं उनमें धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है, और आपको ये बीमारी काफ़ी लंबे समय तक फिर देखने को मिलती है बच्चों, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये जो लोग ऐसी फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनकी बॉडी में देखने को मिलता है। चलिए मैम क्वेश्चन लेकर आई है। क्वेश्चन क्या है, केमोसेंसिटिव इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर के पास था, बिल्कुल। द एरिया इज हाईली सेंसिटिव, किससे सेंसिटिव है, CO2 की कंसेंट्रेशन, आप कहेंगे मैम बिल्कुल सही। ऑक्सीजन नहीं मैम, H, यस, तो 2 है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका D बच्चों। नेक्स्ट वन, अस्थमा इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन इन लंग्स, बोलेंगे नो मैम इन्फेक्शन लंग्स में नहीं होता, न ग्लोटिस न ट्राइका, इसमें स्पैम्स हो जाती है, ब्रोंकियल्स फूल जाती हैं, उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ एम्फाइसीमा इज द सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। तो सिगरेट स्मोकिंग इसका है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने अपने इस चैप्टर को कर दिया है खत्म। अब आपके लिए नई बात
कि बच्चों हमारे चैनल पे क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, तो हर चीज़ अवेलेबल है। ये चल रही है हमारी टॉपर प्लेलिस्ट, आप लोग जैसे जानते हैं, जिसमें हम आपको हर चैप्टर के हर सब्जेक्ट के यार 1 शॉट देते हैं, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज PYQ सारे क्वेश्चन बताते हैं, माइंड मैप बता देते हैं, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन बताते हैं कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन ज़रूरी है, पेपर में आ सकते हैं, आएंगे तो कैसे टॉलरेट करना है, सब आपको यहाँ पर बता दिया जाता है। आप इन सब के लिए आप हमको कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। आप YouTube ले लीजिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, ट्विटर, कहीं भी आप हमें कर सकते हैं फॉलो। और कोई भी क्वेरी है तो ये इतना बड़ा नंबर है 9658885888, इस पे आप कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को ख़त्म कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने कर लिया अपना चैप्टर ख़त्म, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जल्दी मिलेंगे दूसरी वीडियो में किसी दूसरे चैप्टर के साथ, तब तक इसे कंप्लीट कर लीजिए और अच्छे से कीजिए।